हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग यहाँ पे आई कैन समन गॉड्स की 4th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब ये सोच के खुश मत हो जाना कि मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं डेली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी ही मैंने 3rd एपिसोड खत्म किया, 4th की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए कुछ भी कंफर्म नहीं है। 3rd की परफॉर्मेंस पे बेस्ड रहेगा, बट ये 4th एपिसोड तुम्हें मिल गई है। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि यहाँ पे डाजी ने कहा था कि उसे शॉपिंग पे जाना है, तो जिन्हें उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसीलिए एपिसोड की शुरुआत में हम इन सभी को यहाँ पे मार्केट के अंदर ही देखते हैं और ऐसे भी बड़े आराम से घूम रहे थे। उसी टाइम पे युवानबा यहाँ पे जिन्होंने को बताता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इस पे ये दोनों भी सीरियस हो जाती है क्योंकि ये शॉपिंग में इतना मगन थी कि इन्हें पता ही नहीं चला कि कोई इनका पीछा कर रहा है। जिन्होंने युवानबा से कहता है कि हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं, वहाँ पे सुनसान इलाका है, तब हम उसे मार सकते हैं। जिसके बाद लोग थोड़े से सुनसान इलाके में आ जाते हैं और तभी वहाँ पे चूही इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है सूरिकेन से। लेकिन युवानबा उस अटैक को डिफ्लेक्ट करता है, तो चूही उन लोगों के सामने आता है और उनसे कहता है कि ट्रेजर हैंड ओवर कर दो, नहीं तो मारे जाओ। साथ ही में चूही यहाँ पे पता नहीं किसी अजीब टाइप का बैरियर भी बना लेता है, शायद से बाकी लोगों को अलग करने के लिए। वो पे जिन्होंने युवानबा से कहता है कि इसे जरा घसीट के यहाँ पे लेके आना, जिसपे युवानबा तेजी के साथ आगे बढ़ता है। तो चूही को लग रहा था कि वो यहाँ पे युवानबा को काफी अच्छे से मसल सकता है और उसे पकड़ सकता है। लेकिन जब युवानबा अपनी असली ताकत दिखाता है तो वो आसानी के साथ ही चूहे की बैरियर को तोड़ देता है। इससे चूही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसने अपनी कल्टीवेशन को कंसील करके रखा हुआ था। और युवानबा उसे कहता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं, अब तुम यहाँ से चाह के भी नहीं भाग सकते हो। जिसके बाद वो यहाँ पे चूहे के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। और ऑफ कोर्स युवानबा हमेशा की तरह इस बार भी ब्रूटल था। उसके पंच के अंदर इतना ज्यादा फोर्स था कि चूहे खिसकते हुए दीवार से जा टकराता है और वहीं पे ही नीचे गिर जाता है। इसके बाद उसका चोगा भी हट जाता है तो उसकी शक्ल दिखाई दे जाती है। और जिन्होंने आगे से मजे लेते हुए कहता है एग्जामिनर चूही, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप पार्ट टाइम में चोरी का भी काम करते हैं। जो बच्चे बेचारे एग्जाम देने के आते हैं, ट्रेजर की मदद से आप उनके ट्रेजर ही चुरा लेते हैं, वो भी एक रॉयल एग्जामिनर होने के बावजूद। आपने तो डायनेस्टी के ऊपर मूत दिया है। डाजी भी आगे से कहती है कि इंसान इतने कमीने होंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन नैना ही आगे से कहती है कि जिन्हों ऐसा नहीं है, वो भी वैसा ही है, बस हमें पता है वो बात तुम नहीं जानती हो, तुम प्यार में जो हो। चूही आगे से कहता है कि वो एक एग्जामिनर है, जिन्हें उसे नहीं मार सकता है। जिन्हें आगे से कट्टा निकाल लेता है और आगे से कहता है क्या क्या कहा तुमने, ये कैसा मजाक है भाई, तुम मुझे मार सकते हो, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। और वैसे भी जिन्वे को काफी अच्छे से पता है कि उसने चूही को यहाँ पे उंगली कर दी है, तो वो फ्यूचर में पक्का यहाँ पे बदला लेने के लिए आएगा ही, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। और वो मन के अंदर सोचता है अगर वो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर को मारेगा तो फिर उसे पता नहीं कितने यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। और पता नहीं भाई कल्टीवेशन मानुआ का क्या है सिस्टम है, साला कभी कोई मरने वाला होता है उसको बचाने के लिए कोई कूद पड़ता है। ऑथर्स प्लीज कभी तो हमें चैन से किसी को मरते हुए देख लेने दो, सुकून ही मिल जाए। खैर उस बंदे के आने और ना आने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि तब तक जिन्होंने घोड़ा दबा चुका था और यहाँ पे चूही का खेल खत्म हो जाता है। और जिन्होंने को इतने यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल चुके थे कि वो डायरेक्ट यहाँ पे गोल्डन कोर के 4th लेवल पे प्रमोट हो जाता है। खैर जो यहाँ पे इसे रोकने के लिए आया था वो और कोई नहीं जूही था, वही बंदा जो इन लोगों को गेट पे मिला था और जो की यहाँ पे युवानबा को अपने डिसेबल बनाना चाहता था। जिन्होंने आगे से मुस्कुराते हुए यहाँ पे जुबान से कहता है कि देखो ये मुझे मारने के लिए आया था भाई, इसलिए मैंने इसे मार दिया, अब इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। और वो आगे से ये भी कहता है कि मुझे किसी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है, ये कि एग्जाम देने आए वाले बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पे ऐसी चीजें करता रहे। लेकिन जो बंदा यहाँ पे आया था वो मिस्टर जू नहीं था, ये कोई दूसरा बंदा था। इसके आईब्रोज यहाँ पे पर्पल हैं, सॉरी पिंक हैं। खैर ये बंदा पीछे मुड़ता है और जिन्होंने से कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने यहाँ पे क्या किया है, तुम ऐसे ही किसी एग्जामिनर को नहीं मार सकते हो, ये क्राइम है। इस पे जिन्होंने आगे से कहता है कि आपकी कंट्री में किसी को यहाँ पे जो को खाने की आदत है क्या, कि आप लोग जोक ही मारते रहते हो, कोई एग्जामिनर मुझे मार सकता है वो क्राइम नहीं है, लेकिन अगर कोई एग्जाम देने वाला है बच्चा एग्जामिनर को मार दे तो वो क्राइम है। युवानबा उस बंदे से कहता है अगर तुम्हें ये चीज मंजूर नहीं है तो फिर आओ और हमसे लड़ लो, अगर जीत जाते हो तो फिर हम इसे क्राइम मान लेंगे। इस पे ये भी हवा में उड़ते हुए कहता है कि ये ना सोचना कि मैं कमजोर हूं और मेरे पास गुस्सा गुस्सा नहीं है। इस पे युवानबा आगे से कहता है बकवास बंद करो, सीधा लड़ाई करो। इसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और मुझे नहीं पता कि ये एकदम भीषण बंदा एकदम सुंदर कैसे बन चुका है। जिन्होंने अभी भी इसे यहाँ पे वही जू कह रहा है जिसको हम लोगों ने गेट पे देखा था। या तो भाई ये हुआ कि ऑथर भूल चुका है कि उसने कितना बदसूरत बंदा ड्रॉ किया था, अब उसे सुंदर बना दिया। खैर जो भी हो ये मरने ही वाला है, इसलिए यहाँ पे जिन्होंने अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर यहाँ पे एक लैंड गॉड रियलम का कल्टीवेटर मरता है तो फिर उसे कितने एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। खैर वो बंदा यहाँ पे युवानबा से कहता है ऐसा लगता है कि तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो, तो फिर मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ कि एक पावरफुल बंदा क्या होता है। पर तभी जिन्होंने बीच में उंगली करते हुए कहता है कि आप सच में यहाँ पे इस तरीके का कुछ गंदा खेल खेलेंगे या किसी को फेवर्स करेंगे और किसी को ऊपर फेवर्स नहीं करेंगे। जिसपे वो बंदा आगे से कहता है कि देखो भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने किस वजह से उसे मारा है। इस पर युवानबा आगे से कहता है कि तो लड़ाई करो ना यार, बातें क्यों करते हो। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे ली भाई आ जाता है, वही वेगा का डिसेबल, तुम्हें याद होगा, जो कि यहाँ पे युवानबा से कहता है कि उसे छोड़ दो मेरी जान, वो मेरा बंदा है, मैं उसका साथ फाइट करूंगा। इस पे ये लोग ऊपर उड़ के देखते हैं तो फिर यहाँ पे ली भाई दिखाई देता है जो कि शॉर्ट के ऊपर उड़ते हुए आ रहा था और वो लोगों को बताता है कि वो ली भाई है जो कि यहाँ पे टाबाई के नाम से भी जाना जाता है और वो यहाँ पे जिन्होवे को सर्व करने के लिए आया हुआ है। जिन्होवे उसे जैसे
कहीं देखता है तो उसे पहचान जाता है। वहीं पे लीवाई उस बंदे से कहता है अगर तुम यहाँ पे जिनोवे को पकड़ना चाहते हो तो फिर तुम्हें पहले मुझसे होके गुजरना पड़ेगा। अगर तुम मेरे एक मूव को यहाँ पे झेल लेते हो तो फिर मैं आसानी के साथ यहाँ पे जिनोवे को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जिसके लिए वो बंदा तुरंत मान जाता है और उसे कहता है कि करके दिखाओ। इस पे लीवाई अपने पास अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और बस हल्का सा ही स्लैश मारता है, लेकिन उसका हल्का सा ही स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो बंदा देखे नहीं पाता है कि वो स्लैश कब उसके माथे के पास आ गया। अब वो उसे डॉज भी नहीं कर सकता है। इसके बाद वो बंदा स्लैश से जैसे टकराता है तो उसके मुंह से खून निकलता है और वो लीवाई से पूछता है कि तुम कौन हो। इस पे लीवाई उसे कहता है कि ये ना जानो, बस मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक वार्निंग थी। अगर तुम फ्यूचर में कभी भी जिनोवे को दोबारा परेशान करते हो तो अंत इतना अच्छा नहीं होगा। इस पे जिनोवे काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे यहाँ पे अलग अलग टाइप के समन्स मिल रहे थे। इस पे वो बंदा चूहे की लाश यहाँ पे पिकअप करता है और वहाँ से भाग जाता है, ये कहते हुए कि जब वो अगली बार मिलेंगे तो वो पक्का जीतेंगे। इसके बाद लीवाई इन लोगों के पास आ जाता है तो युआनबा को लड़ना था, इसलिए वो लीवाई से कहता है कि जो लड़ते हैं ये चेक करने के लिए कि कौन ताकतवर है। लेकिन जिनोवे उन्हें लड़ने से मना कर देता है, ये कहते हुए अगर तुम्हें लड़ना है तो फिर एनिमी से लड़ाई करो, आपस में नहीं। फिर लीवाई मन के अंदर सोचता है कि जैसा कि वेगा ने उसे बताया था कि जिनोवे के पास कई सारे पावरफुल सबऑर्डिनेट्स हैं, तो वो यहाँ पे आते ही युआनबा से मिल लिया। इसके बाद वो डाजी और नान हाई की तरफ देखते हुए सोचता है कि ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन ये ह्यूमंस नहीं है। वहीं पे जिनोवे लीवाई से कहता है कि उसका नाम उसने काफी बार सुना है, उसके साथ में वो दुनिया में कहीं भी जा सकता है। इस पे लीवाई पे जिनोवे से यही कहता है कि तुम चिंता न करो, वो किसी भी कीमत पे उसे प्रोटेक्ट करेगा अपने नाम पे। इसके बाद सभी एक साथ दोबारा मिल जाते हैं और खाने की तैयारी करने लगते हैं और जिनोवे इन लोगों को सब कुछ बता देता है कि पैलेस के अंदर इतने कमीने लोग हैं कि साला वो लोग यहाँ पे एग्जाम देने वाले बच्चों का माल चुरा रहे हैं, जस्ट लाइक एसएससी एग्जाम सेंटर। इसलिए नैना यहाँ पे जिनोवे से कहती है कि उन लोगों को कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेने की क्या जरूरत है। ऐसा थोड़ी ना है कि उन लोगों को यहाँ पे नैन्स और डायनेस्टी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत है। लेकिन वेगा यहाँ पे आगे से कहता है कि वो इस चीज के ऊपर अग्री तो नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि उन लोगों को यहाँ पे बड़े सेक्टर के ऊपर रिलाई होने की जरूरत है, लेकिन कंपटीशन से जो रिवॉर्ड मिलेंगे वो काफी ज्यादा वर्थ इट है, इसलिए उन लोगों को कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेना पड़ेगा। लीवाई आगे से कहता है कि जिसने मेरी शॉट से चोट खाई है वो कुछ सालों के लिए तो हमें यहाँ पे दिक्कत देने के लिए नहीं आएगा। जिनोवे भी आगे से यही कहता है कि जब तक वो लोग उसके साथ है तब तक उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसी टाइम पे दोबारा इनका कोई खाना खराब करने के लिए आ जाता है और ये खुद को यहाँ पे शॉर्ट गॉड सेक्ट से आए हुए रिक्रूटर बता रहे थे। इस पे तैसी तो उनके बारे में सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जिनोवे का मुंह बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो उन्हें ग्रीट करता है और पूछता है कि क्या लेने के लिए आए हो। तो वो लोग यहाँ पे जिनोवे और युआनबा को ज्वाइन करवाने के लिए आए थे अपने सेक्ट के अंदर, और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि सेक्ट को ज्वाइन करने से इन्हें क्या क्या फायदा होगा, बस इन लोगों के ऊपर यहाँ पे पाबंदियां लग जाएंगी। आसपास के जो लोग थे वो काफी ज्यादा खुश थे ये बात सुन के। जिनोवे उनसे एक ही चीज पूछता है कि उसके पास फ्रीडम रहेगी, उसका जब मन हो तब वो हगने जाए, जब उसका मन हो तब वो खाने जाए। इस पे वो लोग आगे से कहते हैं नहीं यार, शॉर्ट गॉड सेक्ट डायनेस्टी यहाँ पे उनके कंट्रोल में रहती है, इसीलिए वो लोग यहाँ पे डायनेस्टी के लिए काम करते हैं। इसलिए जब तक डायनेस्टी यहाँ पे उनसे कुछ करने को नहीं कहती तो फिर वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो जिनोवे आगे से उनकी इन्विटेशन को रिजेक्ट कर देता है। इस पे इन लोगों का माथा खराब हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हें पता भी है तुम किसे रिजेक्ट कर रहे हो। जिनोवे आगे से कहता है नहीं पता, जाओ यार, मैं यहाँ पे आजाद रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। इस पे रिक्रूटर आगे से कुछ कहता है कि उससे पहले ही वेगा उसे समझा देता है कि कल्टीवेशन का मतलब ही यहाँ पे आजाद रहना है, न कि बेड़ियों में फंसे रहना, और यही कल्टीवेशन का मतलब ही होता है और यही इसका पर्पस भी है। इस पे ये रिक्रूटर यहाँ से जाते हुए यही कहते हैं कि ये लोग यहाँ पे बवाला नहीं मचा सकते हैं, नहीं तो इनके मास्टर की रेपुटेशन खराब होगी, वो तो पहले ही कर चुके हो। इस पे ये जाते हुए बस ये कहते हैं कि तू बस देख, हम तुझे बताते हैं कि वो क्या चीज होती है। जिन्होंने आगे से कहता है जाओ जाओ यार, तुम्हारी यही बातें दिमाग खराब कर देती हैं। इसके बाद हम लोग ताइसी को देखते हैं जो कि जिनोवे से कहता है कि उसने उन्हें मना क्यों कर दिया। अगर वो यहाँ पे उनके सेट को ज्वाइन कर लेगा तो फिर उसके पास कल्टीवेशन रिसोर्स काफी ज्यादा होंगे और उसकी कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो इतना यहाँ पे किंगडम के अंदर रह के कल्टीवेट नहीं कर पाएगा जितना सेट के अंदर रह के कर लेगा। जिनोवे आगे से कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मन के अंदर सोचता है कि सिस्टम उसे यहाँ पे किसी भी सेट से ज्यादा रिवॉर्ड दे सकता है और ज्यादा रिसोर्स दे सकता है। सिस्टम आगे से उसे रिसोर्स भी देता है क्योंकि अगले ही पल यहाँ पे एक समन गॉड के लिए नया मैसेज आ जाता है। तो जिनोवे उनसे कहता है कि उसे कुछ काम है, वो यहाँ से जा रहा है। इसके बाद हम लोग जिनोवे को उसके कमरे में देखते हैं और वहाँ पे एक और वो समन को बुलाना शुरू करता है। इसके बाद दोबारा वही हु इज द पोकेमॉन, लेकिन ये वाला बहुत जल्दी डिलीवर हो जाता है क्योंकि अगले ही पल कमरे के अंदर अचानक से बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी आ जाती है। एक सेकंड के लिए तो जिनोवे की भी फट जाती है और पीछे से उसके समन्स बाहर निकलते हैं जो कि दो थे। ये बस दो हैं लेकिन एक ही है और ये लोग जिनोवे से कहते हैं कि बधाई हो मास्टर हमें बुलाने के लिए। जिनोवे उन लोगों से कहता है कि इस तरीके से नाया करो यार, तुम लोगों ने तो जान ही निकाल दी थी, डर के ही मर गया था मैं। लेकिन ये दोनों आगे से कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, साला हम भूत है, हमारा काम ही डराना है। बेसिकली इनको गॉड का दर्जा दिया जाता है क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट डेथ रीपर्स थे, बेसिकली मौत के सौदागर, जैसे कि हमारे यमराज जी हैं जो कि मौत का काम धाम देखते हैं कि किसको उठाना है किसको छोड़ना है। इनकी रेस यहाँ पे गोस्ट गॉड वाली थी और ये गॉड लैंड रियलम के 3rd लेवल पे थे। इनकी लॉयल्टी यहाँ पे 95 थी। इनके पास वेपन यहाँ पे डेथ साइथ, सोल रिपिंग,
चेन्स और सोल लॉकिंग चेन्स थी, यानी कि एक चेन सोल को पकड़ लेंगी और एक चेन सोल को खींच लेगी, बस इतना ही। और फिर ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पे इसलिए अराइव हो गए क्योंकि ये इतनी में लोयान सिटी के अंदर ही है, यानी कि डायनेस्टी के अंदर ही। जिनमें लोगों से पूछता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग, जिस पे ब्लैक रीपर आगे से कहता है कि वो लोग यहीं पे ही घोस्ट को पकड़े उनके साथ खेल रहे थे और उनके एंसेस्टर की वजह से वो लोग यहाँ पे इस हद तक कल्टीवेट कर पाए हैं, जिन्युवे के एंसेस्टर्स की वजह से। इसके बाद वो लोग लोयान सिटी के अंदर मस्त घूम ही रहे थे, लेकिन तभी उनकी नजर यहाँ पे जिन्युवे के ऊपर पड़ गई और उन्हें पता चल गया कि वो लोग यहाँ पे सबऑर्डिनेट बनने के लिए ही आए, इसलिए वो भागते भागते उसके पास चले आए। जिन्युवे उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी ना बुला सकता हूँ यार, तुम्हारे ऐसे रंग रूप से तो साला कोई भी डर के भाग जाए। इस पे व्हाइट डेथ रीपर आगे से कहती है कि आप चिंता न करिए, हमने जीन एंड आर्ट्स को यहाँ पे सीख लिया है, हम लोग इजीली यहाँ पे लिविंग एंड आफ्टर लाइफ वाली वर्ल्ड के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। इससे के लिए ये लोग हेल से और अर्थ के बीच में ट्रैवल कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ज्यादातर ये टाइम हेल के अंदर ही रहते हैं, अर्थ पे कभी कभार ही आते हैं। इसलिए व्हाइट रीपर यहाँ पे जिन्युवे को एक बेल देते हुए कहती है कि अगर वो इस बेल को बजाएगा तो वो लोग भागते भागते उसके पास आ जाएंगे पलक झपकते ही। व्हाइट रीपर जिन्युवे को बताती है कि ये सोल समनिंग बेल है, जिन्युवे के बजाने से पहले ही वो लोग उसके पास आ जाएंगे। जिन्युवे उनसे कहता है ठीक है अब तुम लोग जा सकते हो, लेकिन वो इनसे ये भी पूछता है क्या तुम लोगों के सेंस को कोई भी कल्टीवेटर यहाँ पे सेंस करता है, चाहे वो घोस्ट रेस हो या फिर और कोई। लेकिन ब्लैक रीपर आगे से कहता है नहीं, भले वो यहाँ पे हेवनली रियलम पे ही क्यों ना हो, लेकिन इसके बावजूद वो लोगों के सेंस को यहाँ पे महसूस नहीं कर सकता है। इस पे जिन्युवे उन लोगों से कहता है ठीक है अब तुम लोग जा सकते हो, जब मुझे जरूरत होगी तो फिर मैं तुम लोगों को समन कर लूंगा। इसके बाद जिन्युवे रात के टाइम पे बैठ के कल्टीवेट करने लगता है, लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे कोई पहले स्मोक ग्रेनेड फेंकता है। जिन्युवे को समझ में आ जाता है कि स्मोक ग्रेनेड के अंदर यहाँ पे सुलाने वाला कुछ तो पदार्थ है जो यहाँ पे उसे नींद में डाल रहा है, इसलिए वो आगे से रेतीली पंछी बाहर निकाल लेता है और मन के अंदर सोचता है कि कौन आएगा। और क्योंकि जिन्युवे ने यहाँ पे पहले फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लिया है होली बॉडी वाला, तो फिर उसके ऊपर पॉइजन का असर नहीं होता, वो निशाना लगाए बैठा हुआ है जैसे ही क्योंकि खिड़की पे आएगा फट्टा से हेडशॉट। वहीं पे हम लोग डाजी को देखते हैं जो कि नहा ही रही थी। उसी टाइम पे यहाँ पे पता चल जाता है कि कोई तो यहाँ पे जिन्युवे के ऊपर हमला करने वाला है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि हमला करने वाला खिड़की से नहीं सीधा दरवाजे से आता है और वो जिन्युवे के ऊपर अपनी चाकू से हमला कर देता है। जिन्युवे आगे से स्पीयर निकालता है ये कहते हुए कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके ऊपर यहाँ पे रात में हमला होगा, और वो कल्टीवेटर के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करता है, ये सोचते हुए कि वो यहाँ पे इसे भले ही हरा नहीं सकता है लेकिन कुछ देर के लिए रोक तो सकता ही है। लेकिन वो बंदा जिन्युवे से कहता है कि खुद को हीरो ना समझो, तुम बस एक गोल्डन कोड रियलम के कल्टीवेटर हो, मेरे सामने कुछ भी नहीं। इसके बाद वो अपनी स्पीड का फायदा उठाता है और जिन्युवे के अटैक को डॉज करते हुए उसके गले के ऊपर अपनी चाकू से हमला करता है। लेकिन उसी टाइम पे डाजी वहाँ पे आ जाती है जो उस कल्टीवेटर के ऊपर शॉकवेव अटैक करती है, जिससे वो धड़ाम से दीवार से जा टकराता है। तो वो बंदा तुरंत यहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि जिन्युवे के साथ और भी कई सारे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स हैं। लेकिन वो जाते जाते यही कहता है कि मैं दोबारा वापस जरूर आऊंगा। जिन्युवे उसका पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे डाजे उसे मना कर देती है। तो फिर जिन्युवे अपने पास से यहाँ पे सोल कॉलिंग बेल को बाहर निकालता है। इस पे डाजे उस घंटे को देख के हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि ये कैस्ट्रोफोबिक आइटम है, यहाँ पे भले ही घोस्ट को समन करने में मदद करता है लेकिन कभी कभी जो भी इसे बजाता है वो उस पर्सन की यहाँ पे माइंड और सोल को भी डिवोवर कर लेता है और उन्हें भी घोस्ट में बदल देता है। लेकिन जिन्युवे डाजे से कहता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे पता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद वो घंटी को बजाता है तो फिर वहाँ पे दोनों रीपर्स आ जाते हैं और वो जिन्युवे को ग्रेड करते हैं, जिनको देख के डाजी हैरान हो जाती है। जिन्युवे उन दोनों से कहता है कि एक पर्सन ने उसे मारने की कोशिश की है, वो घायल है और यहाँ से भाग गया है, किसी स्पेशल मेथड का इस्तेमाल करके तुम दोनों उसका पीछा करो और वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। जिस पे वो दोनों इस चीज को मानते हैं और तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं उसका पीछा करने के लिए। डाजी यहाँ पे जिन्युवे से उन दोनों के बारे में पूछती तो जिन्युवे उसे बताता है कि वो दोनों यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट डेथ रीपर्स हैं, वो दोनों यहाँ पे अंडरवर्ल्ड के गॉड्स हैं और उन्होंने मुझे यहाँ पे ये सोल समनिंग बेल दी है, जब भी मुझको उनकी जरूरत होगी तो मैं ये बेल बजा के उन्हें बुला सकता हूँ। जिस पे डाजी ये देख के हैरान हो जाती है कि जिन्युवे के कनेक्शन यहाँ पे अंडरवर्ल्ड तक हैं। इसके बाद जिन्युवे आपदा को अवसर में बदलते हुए दाजी से चिपकने लगता है, ये कहते हुए जान बचाने के लिए शुक्रिया, अगर तुम ना होती अब तक तो मैं यहाँ पे डेड बॉडी बन चुका होता। जिसके बाद वो उससे कहता है कि अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए क्यों ना मैं ये बॉडी तुम्हें ही दे दूं। जिस पे डाजी उसे कहते हैं कि कद्दू चाकू के ऊपर गिरे या चाकू उसके ऊपर, कटना कद्दू को ही है, इसीलिए अपना ये ग्रेटिट्यूड अपने पास ही रखो। अभी तुम काफी ज्यादा कमजोर हो तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना चाहिए। जिन्युवे आगे से कहता है ठीक है, अब उनके आने का इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं। जिसके बाद अगला सीन यहाँ पे सॉर्ड गॉड सेक्ट की एक ब्रांच का होता है, मेन सेक्ट नहीं बस एक छोटी सी ब्रांच, जहाँ पे हम लोग उनके 13 एंडल को देखते हैं और तभी उनके पास वो किलर आता है जो कि यहाँ पे जिन्युवे को मारने के लिए गया हुआ था। वेल्डर को बताता है कि उसने अपना मिशन फेल कर दिया। तो वेल्डर उससे पूछते हैं कि कैसे है भाई, तुम तो एक नासन सोल रियलम के कल्टीवेटर हो ना, जिन्युवे के साथ निपटना इतना ज्यादा टफ थोड़ी ना होने वाला था और ऊपर से तुम इतना ज्यादा घायल कैसे हो गए। इस पे वो किलर यहाँ पे डाजी के बारे में 13 एंडलर को बताता है, लेकिन वो लोग आगे कुछ बात कर पाते कि उससे पहले ही यहाँ पे इन लोगों की बहुत ही ज्यादा जोर से हंसने की आवाज आती है, क्योंकि ये दोनों डेथ रीपर्स थे तो इनका काम ही भूतों वाला था, ये साले डरा डरा के इन लोगों को भड़ा रहे थे। उसी टाइम व्हाइट रीपर उस किलर के ऊपर अटैक करती है और उसके गंदर दबोच लेती है। वो बेचारा रोते रोते कहता है मास्टर बचा लो, लेकिन व्हाइट रीपर तब तक उसकी सोल उसकी बॉडी से खींच लेती है और चली जाती है वहां से। 13 एंडलर अपने मन के अंदर यही
सोचता है कि उसने यहाँ पे इन लोगों के प्रेजेंस को सेंस क्यों नहीं कर पाया, लेकिन उसी टाइम पे ब्लैक रिपर उसके ऊपर अपनी चेन से अटैक करता है और उसे जकड़ लेता है। वो एल्डर खुद को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक रिपर उसे कहता है कि अपनी स्ट्रेंथ वेस्ट न करो, ये चेन मैजिकल वेपन्स हैं, तुम इनसे चाह के भी आजाद नहीं हो सकते हो। वेल्डर उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो, तो ब्लैक रिपर आगे से हमला करते हुए कहता है ये जान के क्या करोगे, हल में तो वैसे भी मिलेंगे यार, हम लोग चाय पी लेना साथ में बैठ के। लेकिन ये दोनों एक नंबर के हरामी थे, ये भाई चाकू दिखाते हैं लेकिन दिल पे हमला करते हैं, यानी कि सीना ही छीन लेते हैं उसका, सॉरी दिल ही छीन लेते हैं उसका। वो एल्डर पूछता है कि मुझे क्यों मार रहे हो। इस पे वो लोग उससे बस इतना ही कहते हैं कि तुमने किसी ऐसे को ऑफेंड कर दिया जिसको तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अंडरवर्ल्ड में आना तब तुम्हें सब कुछ एकदम धीरे से बताएंगे। इसके बाद अगला सीन सुबह का होता है और हर किसी को पता चल चुका था कि शॉर्ट गॉड सेक्ट के एक ब्रांच को यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बस एक रात के अंदर ही। और ऊपर से एल्डर और किलर को यहाँ पे दरवाजे पे टांग दिया गया था, और वहाँ के जितने भी नॉर्मल डिसेबल थे, एल्डर थे, वो सभी एकदम का मारे चुके थे जो भी ब्रांच के थे। इसलिए जितने भी गार्ड्स थे वो सभी एकदम परेशान थे कि ऐसा कौन कर सकता है भाई। इसके बाद अगला सीन टेलीपोर्टेशन प्लाजा का होता है, जहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट गॉड सेक्ट का लीडर या फिर सबसे बड़ा एल्डर बाहर निकलता है। इसको तुम लोगों ने पहले भी देखा था, इसीलिए मैंने कहा था इसकी शकल याद रख लो। इन लोगों की मुलाकात उसी बंदे से होती है जिसे लीवाई भिड़ा था, यानी कि मास्टर ज़ू से। और शॉर्ट गॉड सेक्ट का लीडर यहाँ पे उससे पूछता है कि ये सब कुछ तुम्हारे अंडर कंट्रोल में हुआ है, तुम्हें पता है कि ये किसने किया है। लेकिन ज़ू को भी कुछ भी नहीं पता था, उसे कुछ भी यहाँ पे नहीं मिला, एनिमे जैसे कि कोई घोस्ट या फिर कोई अर्बन लेजेंड था। इस पे सेक्ट लीडर उसे पूछता है कि तुम्हें सच में कुछ भी नहीं मिला। ज़ू आगे से कहता है कुछ भी नहीं। वो मन के अंदर यही सोचता है कि वहाँ पे इतना पूरी तरीके से कत्लेआम हुआ कि कोई भी सेंस ही नहीं छूटा, एक साला पत्ता तक नहीं मिला वहाँ पे। सेक्ट के ऊपर हमला होना बिल्कुल एक मिथिकल की तरह है, ये लोग मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इस पे लीडर उसे ब्लेम भी नहीं करता है, उसे बस इतना कहता है कि मुझे ब्रांच लेकर चलो, मैं उसे खुद ही चेक करना चाहता हूँ। इसके बाद 2 दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं और अगला दिन डायरेक्ट यहाँ पे कंपटीशन का था। एक एल्डर बाहर निकलता है और वो सभी लोगों को बताता है कि कंपटीशन आज से ही शुरू होगा। वो एल्डर उन लोगों को बताता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे वो इस मैजिक वेपन का, यानी कि इस टेलीपोर्टेशन प्लाजा का इस्तेमाल करके एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर जाएंगे। सभी लोगों को यहाँ पे वुड एंड प्लेग भी दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके वो लोग यहाँ पे अगर किसी ऐसे खतरे का सामना कर लेते हैं जिससे वो यहाँ पे नहीं लड़ सकते हैं, तो वो इसे तोड़ के वापस आ सकते हैं। लेकिन इन्हें यहाँ पे कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और हाँ, कंपटीशन तभी एंड होगा जब सिर्फ 100 लोग बचेंगे उस वर्ल्ड के अंदर। एल्डर उन लोगों को ये भी बताता है कि उन लोगों के पास एक हफ्ता है, एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे 100 लोग बचते हैं तो 100 लोगों को बाहर बुला लिया जाएगा, बाकी जितने भी रहेंगे तो उन्हें वहीं पे ही छोड़ दिया जाएगा। वो लोग बाहर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 100 लोग खींच लिए जाएंगे उन्हें यहाँ पे अगले एरिना के लिए भेज दिया जाएगा, यानी कि अगले कॉम्पिटिशन के लिए। इसके बाद टेलीपोर्टेशन गेट स्टार्ट हो जाता है और हर कोई टेलीपोर्टेशन से होते हुए उस दूसरी दुनिया के अंदर जाने लगता है। उसी टाइम पे सेक्ट लीडर की नजर यहाँ पे जिन्युए और युआनबा के ऊपर पड़ जाती है और उसे इन दोनों के बारे में पता था, जो कि उन लोगों से कहता है कि वो उन लोगों की परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए हैं। इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और वहीं पे हम लोग ज़ू को देखते हैं। और जो ने यहाँ पे एक खबर सुनी थी, तुम्हें याद होगा जब वो लोग खाना खा रहे थे तो कुछ लोग आए थे यहाँ पे जिन्युए को रिक्रूट करने के लिए, लेकिन जिन्युए ने उन्हें मना कर दिया था। इसलिए ज़ू को यही लगता है कि इसी बवाल की वजह से यहाँ पे शायद से जिन्युए ने उस ब्रांच के अंदर यहाँ पे कत्लेआम मचा दिया। और ज़ू को यही लग रहा था कि जिन्युए के पास में लीवाई के अलावा भी और पावरफुल मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, इसीलिए वो यहाँ पे सेक्ट लीडर को इन सभी चीजों के बारे में बता देता है। इस पे लीडर काफी ज्यादा हैरान होता है और जो आगे से यही कहता है कि उसके पास कई सारे पावरफुल मिस्टीरियस मास्टर्स हैं, एक का नाम तो लीवाई है और उसके लिए इस तरीके की ब्रांच को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। और ऊपर से उसका यहाँ पे शॉर्ट सेट के साथ कुछ अच्छा हिसाब किताब भी नहीं है, शायद से वो बदला ले रहा होगा। इस पे सेक्ट लीडर आगे से कहता है कि अभी हमें पूरी तरीके से यकीन नहीं है, इसलिए हम सिर्फ उसके ऊपर नजर ही रख सकते हैं। वह सेक्ट लीडर अपने मन के अंदर यही सोचता है कि 9 स्टार ग्रेड की जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वही दोनों नहीं है जिनके पास 9 स्टार ग्रेड है। अगर जिन्युए सच में यहाँ पे ब्रांच के रिस्ट्रिक्शन के पीछे है तो फिर वो उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता है, वो उसे और ज्यादा ताकतवर नहीं होने दे सकता। इसके बाद अगला सीन मैजिकल वेपन के मैजिकल वर्ल्ड का होता है। हम लोग जिन्युए को अंदर देखते हैं और ये जब दो अंदर हुए तो ये अलग अलग हो गए थे। बेसिकली हर कोई अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो रहा था। युआनबा इतने समय साथ में नहीं है जूनियो के। उसी टाइम पे जिन्युए के पास में यहाँ पे सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि शॉर्ट गॉड सेक्ट उसे यहाँ पे उनके जो सेक्ट के ब्रांच के ऊपर अटैक हुआ था उसका यहाँ पे कल्प्रिट मान रहा है। इसके बाद उसे यहाँ पे सेक्ट लीडर, सॉरी वो सेक्ट लीडर नहीं लेकिन 5th एल्डर है, इसका नाम यूसु है। सिस्टम उसे बताता है कि यूसु अब से उसके ऊपर नजर रखने वाला है, इसलिए जिन्युए को यहाँ पे उसे सच छुपाना पड़ेगा कि वो सच में यहाँ पे उस ब्रांच के डिस्ट्रक्शन के पीछे है। सिस्टम जिन्युए को बताता है कि यहाँ पे यूसु लैंड गॉड रियलम का मास्टर है, अगर वो इस मिशन को कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसे यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट के साथ में रैंडम ड्रॉ करने का मौका मिलेगा, यानी कि वेपन कोई रैंडम चीज है। लेकिन अगर वो इस मिशन को फेल कर देता है तो फिर वो यहाँ पे शॉर्ट गॉड सेक्ट का पूरी तरीके से एनिमी बन जाएगा। वह फिर जिन्युए अपने मन के अंदर यही सोचता है अगर वो सच में उन लोगों का यहाँ पे एनिमी बन जाता है तो डायनेस्टी के 7 बड़े सेक्ट में से ये उन्हीं में से एक है। अगर वो यहाँ पे उनका एनिमी बन जाता है तो वो जिंदगी चैन से जी नहीं पाएगा। उसी टाइम पे जिन्युए की नजर टेंगो के ऊपर पड़ती है तो वो मन के अंदर सोचता है कि ये यहाँ पे कैसे आ गया। बेसिकली टेंगो को एक तरीके से पेट देखा गया है, इसलिए उसे भी यहाँ पे आने का मौका मिल गया। जिन्युए उसे कहता है कि देखो भाई अब हम लोगों को यहाँ पे एकदम सावधान रहना पड़ेगा, कोई हमारे ऊपर नजर बनाए रखे हुए है। इसके बाद वो दोनों उड़ते उड़ते यहाँ पे युआनबा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वह फिर जिन्युए को युआनबा
युआनबा को ढूंढने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि युआनबा यहाँ पे अपनी पोजीशन को छुपाएगा नहीं, वो खुलेआम घूमेगा और जो भी उसे दिखाई देगा वो गड़ाम से उसके ऊपर गदा मार देगा। और जैसा कि जिन्होंने ने बताया कि वो खुलेआम ही घूमेगा, तो हम लोग युआनबा को देखते हैं जो खुलेआम ही घूम रहा था और चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि कहाँ हो भाई जिन्होवे। और उसी टाइम पे कुछ कल्टीवेटर्स का ग्रुप यहाँ पे जिन्होवे को घेर लेता है और उसे कहते हैं कि देखो तो कैसे खुलेआम घूम रहा है। युआनबा उनकी तरफ मुड़ता है और उनसे कहता है तुम कौन हो भी। तो फिर ये लोग यहाँ पे युआनबा के ऊपर हमला कर देते हैं, ये कहते हुए कि चलो देखते हैं कि हम तुम्हें मार पाते हैं या नहीं, या फिर तुम हमें मार देते हो। युआनबा आगे से कहता है कि तुम सभी सिर्फ गोल्डन कोर रियलम पे हो और तुम यहाँ पे मुझसे लड़ना चाहते हो। इसके बाद वो एक बंदे के ऊपर गड़ाम से अपना गदा मारता है तो उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं, जिससे बाकी लोगों को समझ में आ जाता है कि युआनबा एक दहसी दरिंदा है जो कि उन लोगों के पीछे आएगा, इसलिए ये तुरंत यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन युआनबा उन लोगों से कहता है कि अब इसके लिए देर हो चुकी है, जिसके बाद वो अपने यहाँ पे हैमर्स का इस्तेमाल करते हुए गड़ाम गड़ाम से एक एक कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करता है और उन सभी को मार गिराता है। वहीं हम लोग कुछ कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे युआनबा के बारे में बात कर रहे थे कि वो एक 9 ग्रेड का वॉरियर है और ऊपर से वो इतना ज्यादा दरिंदा है कि पूछो नहीं। अगर वो जिन्होवे के साथ मिलकर काम करने लगा तो फिर पता नहीं वो हमारे लोगों के साथ क्या क्या करेगा। इस पे ये कल्टीवेटर आगे से इतना ही कहते हैं कि किसी भी कीमत पे बस उससे दूर रहो। वहीं पे जब युआनबा अपनी डाइट वाइट कर ही रहा था तो उसके पास ही वहाँ पे जिन्होवे आता है जो कि उसे कहता है क्या हालचाल है। तो जिन्होवे उसे कहता है कि हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे उस माउंटेन की तरफ। जिसके बाद जिन्होवे रेतीली पंछी निकाल के अपने मन के अंदर यही सोचता है कि उन लोगों को यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी कुछ अपोनेंट्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, नहीं तो उन लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन उस टाइम पे उन लोगों को यहाँ पे एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है और जब जिन्होवे उसे अच्छे से महसूस करता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये एक ड्रैगन का ऑरा है। तो ये दोनों भागते हुए उस तरफ जाने लगते हैं। तो फिर उन्हें यहाँ पे एक ड्रैगन दिखाई देता है जिसके हाथों में कुछ तो था, इसलिए कई सारे कल्टीवेटर्स वहाँ पे खड़े हुए थे जो कि उससे वो सब कुछ छीनने की कोशिश कर रहे थे। जिन्होंने हम लोगों को बताता है कि ये स्नेक ड्रैगन है जो कि बस यहाँ पे ट्रांसटेंडिंग हो ही रहा है। बेसिकली वो खुद को ट्रांसफॉर्म करके फुल तरीके से यानी कि फुली ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही में उसके क्लॉ के पास में यहाँ पे ड्रैगन पियरल भी है। जिन्होंने हम लोगों को बताता है कि ड्रैगन पियरल एक तरीके से ड्रैगन स्पिरिचुअल पावर का छोटी गोली होती है, लेकिन ड्रैगन पियरल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसके बराबरी एक गोल्डन कोर रियलम के कल्टीवेटर जितनी की जा सकती है। यानी कि इस गोली के अंदर इतनी स्पेशल पावर है जितनी एक गोल्डन कोर रियलम के कल्टीवेटर के अंदर होगी। उसी टाइम पे टेंगो यहाँ पे जिन्होवे से कहता है कि ड्रैगन्स का लाइफ स्पैन काफी ज्यादा लंबा होता है, इसलिए उस ड्रैगन पियरल के अंदर जो स्पेशल पावर होगी वो भी बहुत ही ज्यादा होगी। अगर जिन्होवे उसे कंज्यूम कर लेता है तो फिर इस बात के चांसेस है कि वो यहाँ पे ड्रैगन ब्लड लाइन को भी एक्टिवेट कर सकता है। इसलिए टेंगो जिन्होवे से यह कहता है कि उसे किसी भी कीमत पे ये ड्रैगन पियरल अपने हाथों में लेना ही पड़ेगा। इस पे युआनबा आगे से कहता है कि बस एक ड्रैगन पियरल ही तो चाहिए ना, अभी ला के देता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे कुछ कल्टीवेटर्स भी हैं जो कि पियरल लेने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो सभी टीम बना के यहाँ पे ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन ड्रैगन इनसे काफी ज्यादा पावरफुल था। इसलिए जिन्होंने भी आगे से यह कहता है कि थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। इसके बाद जिन्होंने हम लोगों को यहाँ पे अपने सिल्वर ड्रैगन सोल डिस्ट्रॉइंग स्पीयर के बारे में बताता है कि वो यहाँ पे सोल्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि स्पीयर के अंदर भी एक ड्रैगन सोल होनी चाहिए। लेकिन स्पीयर भले यहाँ पे हेविली ग्रेड का है, लेकिन इसके बावजूद उसके पास वजन के अलावा और कोई एट्रीब्यूट नहीं है अभी तक। इसका मतलब यही है कि स्पीयर के अंदर जो सोल है वो अभी तक जागे नहीं है, इसीलिए वो अपनी रियल पावर को अभी तक नहीं दिखा रहा है। इसीलिए वो यही सोचता है कि वो इस ड्रैगन का इस्तेमाल कर सकता है सोल के अंदर, सॉरी स्पीयर के अंदर जो सोल है उसे अवेकन करने के लिए। सिस्टम बाहर निकलता है और वो जिन्होवे को बताता है कि हाँ स्पीयर के अंदर एक पावरफुल सोल है, लेकिन वो अभी तक जागी नहीं है। और सिल्वर ड्रैगन सोल डिस्ट्रॉइंग स्पीयर यहाँ पे ड्रैगन्स के खिलाफ में काफी ज्यादा पावरफुल वेपन है और यहाँ पे उनकी सोल को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर जिन्होवे यहाँ पे ड्रैगन की सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर उसके अंदर जो ईसिन ड्रैगन सोल है शायद से वो जाग जाए। इसलिए सिल्वर सोल डिस्ट्रॉइंग स्पीयर को यहाँ पे सी ड्रैगन पैलेस के अंदर फॉरबिडन कर दिया गया था कि कोई इसका इस्तेमाल न करे, क्योंकि ये स्पीयर काफी ज्यादा पावरफुल है। जिन्होंने अपने मन के अंदर यही सोचता है कि ड्रैगन स्पीयर के अंदर पक्का एक पावरफुल सोल होगी, इसलिए उसे यहाँ पे फॉरबिडन कर दिया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे फोर्थ प्रिंस भी आ जाता है और साथ ही में महिला मित्र भी थी। जिन्होंने उसे पूछता है तुम्हें पता कैसे चला कि हम लोग यहीं पे होंगे, जिसपे फोर्थ प्रिंस आगे से कहता है कि जहाँ माल वहाँ तुम, सिंपल सी बात है। इसके बाद जिन्होंने महिला मित्र की तरफ देखता है और उसे उसके नाम से बुलाता है जो कि यहाँ पे जुमी था। उसे पूछता है क्या तुम भी यहाँ पे फाइट को ज्वाइन करना चाहोगी, क्योंकि मेरी नजरें इस समय ड्रैगन के ऊपर हैं। इस पे जुमी आगे से कहती है कि उसे इस बारे में पता है। जिन्होंने उन लोगों से कहता है कि ये स्नेक ड्रैगन की जो पूरी बॉडी है वो ट्रेजर से भरी हुई है, वो यहाँ पे उन लोगों के साथ उस बॉडी को शेयर कर सकता है। इसके बाद वो युआनबा से कहता है कि सही समय आ चुका है, हमला करो। इसके बाद युआनबा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसा कि मैंने बताया था कि स्नेक ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए जो छोटे मोटे कल्टीवेटर उसके ऊपर अटैक कर रहे थे वो बस दहाड़ मार के उन्हें दूर फेंके दे रहा था। इसके बाद स्नेक ड्रैगन की कुद्दी गर्म हो जाती है तो वो आगे से और भी ज्यादा चीखने लगता है और अंधाधुन अटैक करने लगता है। इसलिए जो भी कल्टीवेटर है वो यहाँ से जान बचाते हुए भागने लगते हैं। फोर्थ प्रिंस तो सबसे पहले भागता है। जुमी भी जिन्होवे से यही कहती है कि भागो, खड़े क्यों हो यहाँ पे, लेकिन जिन्होवे आगे से कहता है कि जब तक यहाँ पे युआनबा है तो फिर उन लोगों को भागने की जरूरत नहीं है। इसके बाद युआनबा अपनी कल्टीवेशन को थोड़ा सा रिलीज करता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर ड्रैगन ने उसके ऊपर यहाँ पे पत्थर से अटैक किया था, लेकिन युआनबा जिसे पत्थर से टकराता है तो वो पत्थर टुकड़ों में बदल जाता है। वही जो टुकड़े थे पत्थर की
वो भाई कुछ कल्टिवेटर्स के ऊपर गिर रहे तो वो जल्दी से अपने वुडन साइंस स्नेक को तोड़ते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं अपनी जान बचा के। जुनवे यहाँ पे युआनबा से कहता है थैंक यू 3-4 कल्टिवेटर्स को एलिमिनेट करने के लिए। और जुनवे अपने मन के अंदर यही सोचता है कि उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो यहाँ पे युआनबा के लेवल तक पहुंच सके, क्योंकि अब यहाँ से सभी कल्टिवेटर्स भाग चुके हैं, इसीलिए अब ये लोग यहाँ पे ड्रैगन के साथ शांति के साथ फाइट कर सकते हैं। इसलिए जुनवे जल्दी से यहाँ पे अपने गॉड आर्मर को एक्टिवेट करता है और वो जूमी से कहता है कि तुम सावधान रहना, कहीं तुम्हारे ऊपर अटैक वटैक ना हो जाए। इसके बाद जुनवे स्नेक ड्रैगन के साथ भिड़ने के लिए चला जाता है और वो उसके ऊपर सबसे पहले स्पीयर से अटैक करता है, जिससे स्नेक ड्रैगन को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो चीखने लगता है। जुनवे आगे से कहता है कि जैसा कि स्पीयर से उम्मीद की थी, स्पीयर तो पावरफुल है लेकिन इसके बावजूद स्किल्स को तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद वो ड्रैगन दोबारा यहाँ पे अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करने लगता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो जुनवे जल्दी से पीछे हटता है और आगे से यहाँ पे पेंग टियान की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी साइज को छोटा कर लेता है। इससे वो इजीली यहाँ पे अटैक को डॉज कर लेता है और वहां से दूर हट जाता है। इसके बाद वो छोटे साइज में ही यहाँ पे ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ता है और पास पहुंचते ही साइज को बड़ा करके उसके ऊपर दोबारा स्पीयर से अटैक करता है। घायल होने के बाद वो ड्रैगन यहाँ पे पानी के अंदर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जुनवे आगे से यहाँ पे अपने साइज को दोबारा बड़ा करता है और बिजली का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर थंडर अटैक करता है और आखिर में यहाँ पे इंस्टेंट ब्लो का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और सीधा उस ड्रैगन के मुंह के अंदर ही घुस जाता है, जिससे वो दोनों ही पानी के अंदर आ जाते हैं। वहीं पे बाकी लोगों को यहाँ पे जुनवे की चिंता होने लगती है। वहीं पे युआनबा जुनवे के पीछे जाने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन उसी टाइम पे उसे पता चल जाता है कि जुनवे का ऑरा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और स्नेक ड्रैगन का ऑरा धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रहा है, वो भी तेजी के साथ में। वहीं पे आसपास जितने भी कल्टिवेटर थे वो मन के अंदर यही सोचते थे कि पता नहीं कौन जीतेगा, स्नेक मारा जाएगा या फिर जुनवे। जिसपे आगे से यही कहते हैं कि जुनवे ही मारा जाएगा, उसकी कल्टिवेशन देखिए तुमने कितनी ज्यादा कम है। लेकिन अगले ही पल पानी के अंदर से एक तगड़ा धमाका होता है तो सब लोग उस तरफ देखते हैं। उन्हें यही लगता है कि स्नेक ड्रैगन अभी भी जिंदा है और जुनवे मारा गया। लेकिन अगले ही पल पानी के अंदर से यहाँ पे जुनवे बाहर निकलता है, जिसने यहाँ पे स्पीयर की ड्रैगन स्पिरिट को भी अवेकन कर लिया था। और मुझे लगता है कि जिस ड्रैगन के साथ जुनवे फाइट कर रहा था, स्पीयर की ड्रैगन सोल ने उसका ही रूप ले लिया है, क्योंकि उसके हाथों में हम लोग अभी भी पीआरएल को देख पाते हैं। जिसके बाद हम लोग जुनवे को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था, लेकिन स्नेक ड्रैगन भी अभी तक नहीं मरा था। सॉरी दोस्तों, मेरी ही गलती है। चैप्टर खत्म हो गया था, मुझे लगा स्नेक ड्रैगन मारा गया, लेकिन जैसे ही नया चैप्टर खोला तो वो जिंदा है। बेसिकली जादू। खैर जुनवे ने यहाँ पे अपनी ड्रैगन स्पिरिट को अवेकन कर लिया था, स्पीयर वाली। इसके बाद जुनवे आगे से यहाँ पे स्पीयर की पावर का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन से कहता है कि अब तुम्हारा खेला खत्म करने का समय आवत बा। इसके बाद वो ड्रैगन स्पिरिट के साथ में यहाँ पे स्नेक ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है और उसके मुंह के अंदर घुस से पार निकल जाता है, जिससे वो स्नेक ड्रैगन सक्सेसफुली अब मारा जाता है। जुनवे जैसे उस ड्रैगन को मार देता है तो उसे मारने के बाद जो स्पीयर थी, सॉरी सोल स्पिरिट थी, स्पीयर वाली, वो स्नेक ड्रैगन के अंदर से उसकी सोल निकालती है और उसे डिवोवर कर लेती है। इससे यहाँ पे स्पीयर का लेवल बढ़ जाता है। अब वो हेवनली ग्रेड का नहीं रहा बल्कि हाई हेवनली ग्रेड का बन चुका है और जितना ये सोल को खाती जाएगी उतना ज्यादा वेपन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और यहीं से ही रेतीली पंछी को अलविदा कह दो दोस्तों। दैट वाज लेजेंडरी वेपन इन माय ओपिनियन। बस अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। खैर क्योंकि ड्रैगन मर चुका था तो फिर उसके हाथ से यहाँ पे ड्रैगन पीरल छूट जाता है और ऑफ कोर्स जो लालची लोग थे वो यहाँ पे तेजी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं उस ड्रैगन को लेने के लिए, सॉरी ड्रैगन पीरल को लेने के लिए, जिनमें उन लोगों से कहता है क्रेडिट पगलुओ। और वो जल्दी से ड्रैगन पीरल को पकड़ के अपने स्टोरेज रिंग के अंदर स्टोर कर लेता है और उन लोगों के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि शर्म नहीं आती साला, मैंने तुम लोगों के सामने ही उस ड्रैगन को मारा और तुम्हें लगता है कि तुम मेरी आंखों के सामने मेरा पीरल चुरा लोगे। पीरल पगलू हो क्या? अब अगर तुम्हें पगलू मीम के बारे में नहीं पता है तो जो जैसे कि कोई बंदा किसी चीज से मतलब कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है, किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए तो उसे गर्लफ्रेंड पगलू कहते हैं। जैसे कि बीजेपी वोट पगलू है क्योंकि उन्हें वोट से कुछ ज्यादा ही लगाव है। बाय द वे मैंने मीम देखा, राहुल गांधी ने जो एंट्री मारी है फेक वोट स्कैम के साथ में, देख के लगता है कि राहुल गांधी जी ने बीजेपी की भी फील्डिंग सेट कर दी है। इस साल कोई नहीं बचेगा, सबकी फील्डिंग सेट है। सूरज की भी सेट हो गई है, वो आगे बताऊंगा 10 मिनट के बाद में। खैर उसी टाइम पे पीछे से युआनबा बाहर निकलता है जो कि 2 कल्टिवेटर्स के ऊपर गड़ाम से गदा से हमला करता है और 2-3 को यूं ही ढेर कर देता है। भाई एक तरीके से वॉर मशीन है, ये गड़ाम से पता नहीं कितने कल्टिवेटर्स को मौत के घाट उतार चुका है। इसके बाद वो जुनवे के पास आ जाता है और जुनवे यहाँ पे बाकी कल्टिवेटर से कहता है कि 3 सेकंड देता हूँ, दफा हो जाओ तो छोड़ दूंगा, नहीं तो उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा तुमने वो कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन जैसा कि पता है कि एकता में बल है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक सामने वाला दुखता नहीं है, क्योंकि ये दोनों एकता से भी ज्यादा पावरफुल है। ये अटैक करते हुए कहते हैं कि ये सिर्फ 2 ही हैं, हम इन्हें आसानी के साथ हरा सकते हैं, हमारी तो तादाद भी इनसे ज्यादा है, तो फिर इस किस बात का डर है। ऊपर से हमारे पास मैजिकल वेपन भी है, इसे मार के इसके मैजिकल वेपन भी छीन लेंगे और ड्रैगन पीरल भी। जुनवे आगे से कहता है कि जैसा कि मैंने कहा था कि अगर भाग जाओगे तो छोड़ दूंगा, लेकिन अब तुम मुझे यहाँ पे मजबूर कर रहे हो कुछ ज्यादा ही क्रूअल होने के लिए। इसके बाद जुनवे अपने पास से ऑटो गैलेटिंग गन बाहर निकाल लेता है और जो मशीन गन चलाता है जिनमें वहाँ पे लाशें बिछा देता है। जितने भी कल्टिवेटर आए जा रहे थे वो बस घुमाते जाता और खटाखट सबके सब मक्खियों की तरह एलिमिनेट होने लगते। जो बच्चे को थे वो जल्दी से यहाँ पे अपने वुडन प्लेग को तोड़ते हैं, ये कहते हुए भाग चलो इससे पहले कि हम लोग मारे जाए। और जिनमें आगे से पागलों की तरह हंसते जा रहा था, ये कहते हुए कि मैंने कहा था ना कि भाग जाओ, लेकिन तुम मान नहीं रहे थे। यही होगा जब तुम मेरा सामान मुझसे चुराने के बारे में सोचोगे। इसके बाद वो लगा रहता है गोल गोल देखे जाओ तुम, बस नचाया जा रहा है और पूरे 10 मिनट तक खतरनाक तरीके से गन चलाने के बाद वो शांत रह जाता है। और जितने भी
कल्टिवेटर आए थे वो सभी यहाँ पे मारे जाते हैं। उसने कम से कम यहाँ पे 10-20 कल्टिवेटर मार दिए हैं। फिर इसके बाद जुनवे बाकी लोगों के पास आ जाता है और फोर्थ प्रिंस यहाँ पे जुनवे से कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही कूल थे। लेकिन जुनवे उसे इग्नोर करते हुए जुमी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, जिसमें जुमी आगे से कहती है यू आर रियली माइटी, यानी कि ताकतवर। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। फोर्थ प्रिंस पूछता है कि अब वो लोग कहाँ पे जाएंगे। इस पे जुनवे आगे से बताता है कि वो किसी ऐसी जगह को ढूंढेंगे जहाँ पे कई सारे लोग हैं, शायद से वहाँ पे और कोई भी डिमोनिक बीस्ट हो सकता है। लेकिन जुनवे को यहाँ पे स्नेक ड्रैगन को मारने के बदले में और बाकी कल्टिवेटर्स को मारने के बदले में कोई भी एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिला था। फिर जुमी जुनवे से पूछती है कि वो लोग ऐसी जगह को क्यों विजिट कर रहे हैं जहाँ पे कई सारे लोग होंगे। इस पे जुनवे आगे से कहता है अगर हम लोग यहाँ पे 100 नहीं बचते हैं तो फिर हम लोगों को यहाँ पे दोबारा एरिना के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों को उन्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा ताकि 100 लोग बच जाए। इसके बाद अगला सीन मैजिक वर्ल्ड के बाहर का होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूसो यहाँ पे जुनवे के ऊपर कड़ी नजर बनाए रखे हुए था। वो आगे से कहता है ये तो साला कुछ ज्यादा ही घमंडी है। तो फिर मिस्टर जो यहाँ पे यूसो के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि कुछ लोगों ने यहाँ पे देखा था कि कल रात 2 लोग जो कि यहाँ पे ब्रांच को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे थे वो यहाँ पे साइथ का इस्तेमाल कर रहे थे कत्लेआम मचाने के लिए। इस पे यूसो यहाँ पे जो से पूछता है कि जुनवे का कोई भी सबॉर्डिनेट साइथ का इस्तेमाल करता है क्या? शायद वही होता है जो डेथ रीपर से इस्तेमाल करते हैं, हड्डी मेरा बड्डी में देखा ही होगा। प्रीति तो उसे कुल्हाड़ा बुलाती थी। जो आगे से बताता है उसका कोई भी सबॉर्डिनेट यहाँ पे साइथ का इस्तेमाल नहीं करता है, जिससे यूसो को यकीन हो जाता है कि यहाँ पे जुनवे उनकी ब्रांच के डिस्ट्रक्शन के पीछे नहीं है, कोई और ही है। इस पे जो भी आगे से यही कहता है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे पूरे शॉर्ट गॉड सेट की ब्रांच को डिस्ट्रॉय करना चाहता हो तो फिर उसे यहाँ पे कम से कम गॉड लैंड रियलम के 5th लेवल पे होना पड़ेगा और जुनवे के पास ऐसा कोई भी सबॉर्डिनेट नहीं है। हम लोगों ने पहले उसके ऊपर शक किया था, लेकिन जैसे यहाँ पे कुछ विटनेस आए और उन्होंने बताया कि 2 लोग थे जो कि यहाँ पे साइथ का इस्तेमाल कर रहे थे, तो अब उसके ऊपर से शक हट चुका है, कोई और ही होंगे जो कि यहाँ पे हमसे दुश्मनी रखना चाहते हैं। इस पे यूसो आगे से कहता है कि वो पक्का साउथर्न रीजन से नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है जो कि साइथ का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम इन दोनों रीपर्स को देखते हैं जहाँ पे व्हाइट ब्लैक से कहती है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल टेक्निक्स की वजह से शुक्रिया कि अब जुनवे को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। इस पे ब्लैक रीपर आगे से कहता है कि शॉर्ट गॉड सेक्ट काफी ज्यादा हार्ड अपोनेंट है, उनसे निपटना काफी ज्यादा परेशानी की बात होगी। दरअसल इन दोनों ने ही यहाँ पे ये न्यूज फैला दी थी कि जो भी यहाँ पे शॉर्ट गॉड सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था वो 2 लोग थे और वो साइथ का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि जुनवे के ऊपर अब कोई भी शक नहीं करेगा। दोनों स्मार्ट हैं बाय द वे, अच्छी ट्रिक थी। जिसके अगले सीन में हम लोग जुनवे को देखते हैं जिसके पास नोटिफिकेशन आता है कि उसने यहाँ पे साइड क्वेस्ट कंप्लीट कर ली है, वही यूसो वाली कि उसे यहाँ पे अपने ऊपर से नाम हटाना है कि उसने यहाँ पे ब्रांच को डिस्ट्रॉय किया था। इसके बाद उसे यहाँ पे एक रैंडम ड्रॉ दिया जाता है। जुनवे अपनी मनगेंदा सोचता है कि मैंने कुछ किया भी नहीं, इतनी आसानी के साथ ये साइड क्वेस्ट कंप्लीट कैसे हो गई, लेकिन उसे घंटा फरांग पड़ता, उसे यहाँ पे फ्री के माल से मतलब है। इसके बाद वो लकी ड्रॉ इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या मिलता अभी हमें बताया नहीं जाता। उसी टाइम पे हम लोग युआन बा को देखते हैं जैसे सामने कुछ दिखाई देता है, तो फोर्थ प्रिंस घबरा के जुनवे के पीछे छुप जाता है, ये सोचते हुए कोई डिमोनिक बीस्ट होगा। अब उसी टाइम पे हमें कल्टिवेटर को देखते हैं जो कि झाड़ियों से भागते हुए आता है, ये चीखते हुए कि ज़ैंगलुन पूरी तरीके से पगला चुका है, भागो यहाँ से। कर कल्टिवेटर चीखते चिल्लाते हुए जान बचाते हुए भाग रहे थे, ये कहते हुए कि ज़ैंगलुन पूरी तरीके से पगला चुका है। जुनवे उनकी तरफ पूछता है कि ये ज़ैंगलुन कौन है और उसी टाइम पे हमें पता चलता है कि जुनवे को जो रैंडम ड्रॉ के अंदर मिला है वो दरअसल 10 स्काई एक्सप्लोडिंग थंडर ग्रेनेड्स हैं जो किसी अननोन कल्टीवेशन टेक्निक से आए, कुछ पता नहीं है सिस्टम को भी नहीं। जुनवे यहाँ पे उनके डिस्क्रिप्शन को चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि स्काई एक्सप्लोडिंग थंडर ग्रेनेड्स यहाँ पे छोटे छोटे बॉम्ब्स हैं जहाँ पे स्प्लिट पावर के साथ कंडेंस का मतलब एकदम निचुड़ जाना करके मिला के बनाए गए हैं, जो कि यहाँ पे गन पाउडर का भी इस्तेमाल किया गया है। अगर ये किसी चीज से भी टकराते हैं चाहे वो छोटी हो या बड़ी तो ये एक्सप्लोड कर जाएंगे। एक्सप्लोजन का जो धमाका होगा वो 100 मीटर्स तक जाएगा और ये बॉम्ब इतने ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ पे ये किसी भी नासेंट सोल रियलम के कल्टीवेटर को भी आसानी के साथ निपटा सकते हैं। इस पे जुनवे काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो इसका इस्तेमाल करके आसानी के साथ स्नीक अटैक कर सकता है। इसके बाद हम लोग फोर्थ प्रिंस को देखते हैं जो कि यहाँ पे जुनवे को बताता है कि ज़ैंगलुन एक जीनियस है जो कि यहाँ पे बारबेरियन एप ब्लड लाइन का इस्तेमाल करता है, एप वही गोरिल्ला वाला। लेकिन ऐसा लगता है कि ब्लड लाइन के बीस्टली इंस्टिंक्ट्स की वजह से उसने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया है, अब वो पूरी तरीके से यहाँ पे एक बारबरिक एप के अंदर बदल चुका है। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो अभी भी जान बचा के भाग रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे ज़ैंगलुन उनके ऊपर आता है जो कि अटैक कर देता है और उन्हें निपटाने के बाद उसकी नजर यहाँ पे जुनवे की टीम के ऊपर पड़ती है तो वो उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है। जुनवे आगे से कहता है कि तो सच में पगला चुका है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि युआन बा कुछ करता कि उससे पहले ही जुनवे उसे रोक लेता है, ये कहते हुए कि हम उसके साथ आसानी के साथ निपट सकते हैं। इसके बाद वो ग्रेनेड का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे ज़ैंगलुन की तरफ फेंक देता है, ये कहते हुए ये लो तुम्हारी दिवाली की त्योहारी। जिसके बाद वो ग्रेनेड जैसे ही यहाँ पे ज़ैंगलुन से टकराता है तो एक तगड़ा धमाका होता है, कुछ ज्यादा ही बड़ा धमाका, इतना ज्यादा पावरफुल था कि यहाँ पे युआन बा को अपनी शील्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है आफ्टर इफेक्ट को रोकने के लिए। लेकिन जुनवे को मजा आ जाता है, वो आगे से कहता है तो धरपटक की तरह था, पैसे वसूल हो गए। और जब सामने से धुआं हटता है तो फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था, वो जो पहाड़ की तरह यहाँ पे ज़ैंगलुन था वो भी गायब हो चुका था भाई, उसका कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे धुआं धुआं ही है बस। जोमी और फोर्थ प्रिंस तो घबरा जाते हैं ये सोचते हुए कि ये कैसा हथियार है। फिर युआन जुनवे से पूछता है कि वो मेटल बॉल क्या थी जो आपने फेंकी थी, वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। जुनवे आगे से कहता है कि वो एक मैजिक वेपन था जिसको यहाँ पे स्काई एक्सप्लोडिंग थंडर ग्रेनेड कहते हैं, ये काफी ज्यादा लीथल है और नासेंट
सोलियम के कल्टीवेटर को आसानी के साथ निपटा सकता है। इस पे ज़ूमी आगे से कहती है कि तो कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग वेपन है, क्या तुम्हें सच में यहाँ पे सिर्फ कियानुवे किंगडम ही सपोर्ट करता है या फिर कुछ अलग लोग भी हैं? इस पे जुनवे आगे से कहता है कि गैस करो और हमें गैस बताया नहीं जाता। लेकिन जुनवे को यहाँ पे अभी तक भी कोई भी एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिले थे ज़ैंगलुन को खत्म करने के बावजूद। तो सिस्टम बाहर निकलता है और वो जिनवे को बताता है कि कॉन्टेस्ट की वजह से यहाँ पे जो डंजन है वो यहाँ पे पॉइंट को पहुंचने से यानी कि डिलीवरी में देरी कर रही है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो जिनवे को उसके एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाएंगे। जिनवे आगे से पूछता है कि यहाँ पे उसके जो एक्सपीरियंस पॉइंट होंगे वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे कंपटीशन की वजह से। इस पे सिस्टम आगे से बताता है कि नेचुरली इंक्रीज ही होंगे क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन अगर कंपटीशन के दौरान में कोई सेक्टर उंगली कर देता है तो फिर एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलेंगे। और जिनवे को ये वाली बात पहले से ही पता थी। इसके बाद जिनवे उन लोगों से कहता है कि चलो रात हो रही है, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। इसके बाद अगला सीन रात का होता है जहाँ पे ज़ूमी जिनवे को बताती है कि जो ज़ैंगलुन था वो दरअसल डीमन सबडूइंग सेक्टर लीडर का डिसाइपल था। उसके पास यहाँ पे यूनिक ब्लड लाइन थी जो कि एक बार डिस्कवर हो गई तो फिर कई सारी फोर्सेस और कई सारे फंक्शन उसे यहाँ पे छीनने के लिए आ जाते थे। लेकिन ज़ैंगलुन ने यहाँ पे क्योंकि पहले ही डीमन सबडूइंग सेक्टर को ज्वाइन कर लिया था। सबडूइंग का मतलब होता है कि किसी के सामने अपने सर झुका देना, बेसिकली उनका फॉलोअर बन जाना। क्योंकि डीमन सेक्टर पहले उसने ज्वाइन कर लिया था इसीलिए कोई भी उसके पास नहीं आया था उसे छीनने विनने के लिए। जिनवे आगे से पूछता है कि अगर वो यहाँ पे पहले उस सेक्टर ज्वाइन कर लिया तो फिर उसे यहाँ पे कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेने की क्यों जरूरत थी। ज़ूमी आगे से बताती है ऑफ कोर्स यहाँ पे रिवॉर्ड के लिए कंपटीशन के अंदर सिर्फ एक ही रोल है कि कल्टीवेटर्स यहाँ पे 100 के नीचे होने चाहिए, बाकी यहाँ पे और भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि कोई भी आके यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर से ज्यादातर यहाँ पे 7 बेस्ड सेक्ट के डिसाइपल ही आए हैं जिनके पास यहाँ पे स्टेटस है, बाकी और भी कई सारे डिसाइपल्स यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ दूसरे सेट को ज्वाइन करने के लिए। जिस पे ज़ूनवे अपने मन के अंदर सोचता है कि साला मैंने 7 में से 3 को तो पहले ही उंगली कर दी है, बचे हुए को भी करना पड़ेगा ऐसा लगता है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसकी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम आते हैं, ये उन सभी को सॉल्व कर सकता है। अब मुझे पता नहीं आगे चल के तुम्हें गुस्सा आएगा इसकी हरकतों के ऊपर, ये कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो जाता है। मतलब वो मुहावरा नहीं कि आ भैंस मुझे मार, ये वाली इसकी हरकतें हो जाती हैं आगे चल के। ये अपने समझ के ऊपर इतना ज्यादा निर्भर होने लगता है कि कोई भी आके इसकी बजा के चला जाता है। खैर इसके बाद ज़ूनवे यहाँ पे ज़ूमी से पूछता है कि वो कौन से सेट को ज्वाइन करना चाहेगी। इसके बाद हमें 7 बड़े सेट के बारे में बताया जाता है, जैसे कि पहले का नाम है ट्रू स्पिरिट सेक्टर, दूसरे का नाम है फिनिक्स किंग सेक्टर, तीसरे का नाम है स्टार सेक्टर, चौथे का नाम है डीमन सबडूइंग सेक्टर, पांचवे का नाम है क्रिम्सन जेड सेक्टर, छठवे का नाम है सॉर्ड गॉड सेक्टर और सातवें का नाम है अज़ुरे स्काई सेक्टर। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन से सेट को ज्वाइन करते हो, अगर तुम्हारी फैमिली छोटी है तो फिर ये तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत ही बड़े सम्मान की बात होगी। इस पे ज़ूमी आगे से बताती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन से सेट को ज्वाइन करती है, अगर वो ताकतवर बनती जाती है तो कोई भी सेट उसके लिए फाइन है, यानी कि ठीक है। इस पे ज़ूनवे उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम हमारे कियानुवे किंगडम को क्यों नहीं ज्वाइन करती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा स्ट्रॉन्गर बनने में। इस पे ज़ूमी आगे से कहती है कि मैं एक किंगडम को छोड़ के यहाँ पे आई हूँ एक सेक्टर ज्वाइन करने के लिए, और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं दोबारा एक किंगडम को ज्वाइन कर लो, मेरे माथे पे सी लिखा हुआ है क्या? जिस पे ज़ूनवे उसे कहता है कि तुम्हें इस बात के ऊपर यकीन होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं यहाँ पे कियानुवे किंगडम को एक डायनेस्टी के अंदर बदल दूंगा सिर्फ 50 सालों के अंदर। जिस वजह से जुआनिवे के लिए यहाँ पे एक और नई साइड क्वेस्ट आ जाती है कि उसे 50 सालों के अंदर अपने किंगडम को एक डायनेस्टी के अंदर बदलना है। जिससे ज़ूनवे को यहाँ पे एक गॉड समन करने का मौका दिया जाएगा और साथ ही में वो यहाँ पे समन की हुए गॉड की आर्मी को भी समन कर सकता है रैंडम ड्रॉ के जरिए। इनका लेवल 10 के आसपास होगा और अगर वो इस मिशन को पूरा नहीं कर पाता है तो फिर उसके यहाँ पे 15 लेवल छीन लिए जाएंगे, यानी कि वो 2 कल्टीवेशन लेवल नीचे आ जाएगा। गोल्डन कोर पे है तो डायरेक्ट सीधा की रिफाइनिंग पे। जिन्हें आगे से कहता है कि उसने अभी तक यहाँ पे अपनी पहली ही मेन क्वेस्ट कंप्लीट नहीं की है, अब उसने यहाँ पे दूसरी एक मेन क्वेस्ट कंप्लीट शुरू कर दी सॉरी। जिन्हें को ऐसा ही लगता है कि उसका फ्यूचर यहाँ पे लिमिटलेस है, वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि अब उसके पास यहाँ पे गॉड आर्मी समन करने का भी मौका आ चुका है। बेसिकली गॉड आर्मी यहाँ पे जो गॉड्स होते हैं उनके फॉलोवर्स ही होंगे, जैसे कि शैडो ऑफ हेवनली सोल्जर्स, हेवनली जनरल्स, जैसे कि शैडो ऑफ द अंडरवर्ल्ड सोल्जर्स, और भी कई तरीके की आर्मीज हैं यहाँ पे। जैसे कि एक और आर्मी है शैडो ऑफ 365 डिमोनिक स्टेन्स, और भी कई तरीके की आर्मी। सिस्टम जिन्होंने को बताता है कि गॉड आर्मीज को यहाँ पे एक तरीके का सिर्फ लेजेंड ही माना जाता है, यानी कि कहावतों में इनका जिक्र है बस। एग्जाम्पल के लिए 10,000 हेवनली सोल्जर्स और जनरल्स, और भी कई सारे। ये गॉड आर्मी समन करने वाला फंक्शन तब अनलॉक होगा जब जिन्होंने यहाँ पे 10 तरीके के गॉड्स को समन कर लेगा, और जब तक जिन्होंने के 50 साल बीतेंगे तब तक उसके पास इतनी ज्यादा आर्मी हो जाएगी कि वो किसी भी कंट्री के ऊपर कब्जा कर सकता है सिर्फ आर्मी की मदद से। इस पे जुनवे का चेहरा ही देखो, ये सब कुछ बता रहा है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि ये आने वाली गॉड आर्मीज के साथ क्या क्या करेगा। ये मुस्कुराते हुए मन के अंदर यही सोचता है अगर ये एक बार में उन सभी आर्मीज को समन कर ले तो फिर पता नहीं ये क्या क्या कर सकता है। इसलिए अब ये कसम ही खा लेता है कि आने वाले 50 साल के अंदर ये कियानुवे किंगडम को डायनेस्टी के अंदर बदल के ही रहेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोई इनकी तरफ आगे बढ़ा था और उनका प्लान हमेशा की तरह वही कि इनके ऊपर अटैक करो, ड्रैगन पीरियल छीन लो, उनके वेपन छीन लो और भाग चलो। जिसके बाद इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया जाता है, वो भी काफी ज्यादा तादाद में। और ये लोग जिन्होंने से ये कहते हैं कि अगर ड्रैगन पीरियल और वेपन दे दोगे तो फिर हम तुम्हें जाने देंगे। यहाँ पे टोटल 50 लोग हैं जो कि तादाद से तुमसे इतने ज्यादा हैं, अगर हम कुछ को छोड़ भी दे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम आसानी के साथ यहाँ पे हारे जाओगे। जिन्होंने आगे से कहता है कि आ गए, मुझे तो लगा और भी ज्यादा
ज्यादा प्लानिंग करोगे साला, हम तो कब से यहीं पे बैठे हुए हैं कि आओ तो सही। इसके बाद दोबारा अपने पास से सब मशीन गन बाहर निकालता और लग जाता है, खड़ा खड़ 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 लगा ही रहता है ये। और मुझे समझ में नहीं आ रहा इन्हें कोई खबर नहीं देता क्या भाई कि मशीन गन है लौंडे के पास, वो जब चाहे तब उसे निकाल के अंधाधुन हमला कर सकता है, लेकिन ये फिर भी आ रहे हैं यहाँ पे। पहले तो तुम खबरें को गांध के उल्टा लटकाओ और उससे पात सुंगाओ, साला वो उल्टा सीधा काम करता है तुम लोगों के लिए, इन्फॉर्मेशन ही सही से डिलीवर कर रहा है। ये आगे से चीखते हुए यह कहते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पे मिस कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद जान बचा के भागने लगते हैं और फिर लोग जुन्युए को देखते हैं लगा पड़ा है, अंधाधुन चलाया जा रहा है। एमओ का कोई खर्चा है नहीं, बॉडी के अंदर से ही निकलती है। फिर फोर्थ प्रिंस आगे से कहता है कि ये पक्का कंपटीशन नहीं है ना, मुझे तो बस यही लगता है कि ये बस एक रैम्पेज है कि बस बंदूक उठाओ और अंधाधुन चला दो, जो आ रहा है सामने देखा जाएगा उसके साथ क्या होगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे, ये कहते हुए ये बंदा मॉन्स्टर है, भागो यहाँ से। लेकिन जुन्युए उनके पीछे भागते हुए कहता है कहाँ भाग रहे हो यार, एक्सपीरियंस पॉइंट दोगे, जल्दी आओ यहाँ पे। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जुआन युवे की मुलाकात यहाँ पे ये जुआन से हो जाती है। ये वही बंदा है जो कि यहाँ पे जुन्युए को जोमी और एक और लड़की के साथ में मिला था, लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ गए, मुझे नहीं पता। जोमी इन दोनों को पहचान जाती है और उन दोनों से पूछती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हारी हालात इतने ज्यादा खराब कैसे, ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी ने निचोड़ ही लिया है, तुम्हारी तो फटी पड़ी है। और उसी टाइम पे इन लोगों को पीछे से भेड़ियों के गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगती है। इस पे ये जुआन जुन्युए को बताता है कि पता नहीं डिमोनिक वुल्फ उनका बेवजह पीछा क्यों कर रहे हैं, और वो जुन्युए से कहता है कि हमारी मदद करो, हम लोग तुम्हें यहाँ पे रीपे करेंगे, वो भी काफी अच्छे से। जिसपे जुन्युए आगे से कहता है नेकी और पूछ पूछ, जिसके बाद वो उन लोगों से पूछता है डिमोनिक वुल्फ्स। इसके बाद अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि जंगलों के अंदर से कई सारे झुंड में डिमोनिक वुल्फ बाहर निकलते हैं। जिसपे जुन्युए अपने पास स्पीयर बाहर निकालता है, यही सोचते हुए जो कल्टीवेटर यहाँ से भाग चुके हैं उन्हें बाद में भी मार सकता है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे कई सारे सेकंड फेज के डिमोनिक वुल्फ आए हैं जो कि ज्यादातर नहीं देखे जाते हैं, इसीलिए वो यहाँ पे अपनी कॉम्बैट स्किल को थोड़ा सा ट्रेन कर सकता है इनके ऊपर हमला करके और इनसे फाइट करके। और पीछे से हम देखते हैं कि युवान भी अपने हैमर्स को बाहर निकालता है और वो भी अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसके बाद ये दोनों भाई लग जाते हैं। और इनके लिए यहाँ पे इस वुल्फ के पैच को रोकना कोई बड़ी बात नहीं थी, बस तुम एक तरीके से ये समझ लो ये बॉट्स मार रहे थे और कुछ भी नहीं। इसके बाद जुन्युए यहाँ पे अपने ड्रैगन स्पिरिट को भी निकाल लेता है और अपने साथ ही वहाँ पे ट्रेन करने लगता है। वहीं पे इन दोनों के पसीने छूट जाते हैं कि ये दोनों अकेले यहाँ पे इतने बड़े झुंड को संभाले ले रहे हैं, और उन्हें यकीन हो जाता है कि इस कंपटीशन के जो मेन स्टार्स होंगे वो पक्का यहाँ पे जुआन युवे और युवान भाई होंगे। इसके बाद अगला सीन सीधा सिर्फ 30 सेकंड के बाद का हुई होता है और 30 सेकंड के अंदर इन लोगों ने यहाँ पे पूरे झुंड को निपटा दिया था। जुन्युए उसे कहता है कि असली बेस्ट तो तुम हो यार, और वो मन के अंदर सोचता है कि इसने आधे से ज्यादा वुल्फ को अकेले ही मार दिया, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, अगली बार से मुझे इसे बताना पड़ेगा कि मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो भाई। इसके बाद ये लोग यहाँ पे जुआन युवे के पास आते हैं और जोमी यहाँ पे जुन्युए से पूछती है कि तुम ठीक हो, जिसपे जुन्युए आगे से कहता है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, बस मेरे चेहरे पे जो ब्लड लगा हुआ है मेरी मदद कर दो इसे साफ करने में। इस पे जोमी उसे कहती है कि शर्म नहीं आती खुलेआम इस तरीके से छेड़खानी करते हुए। इसके बाद वो सच में आगे बढ़ती है और अपने पास से हैंकी निकाल के, भाई मैं रुमाल नहीं कह सकता यार, लड़कियों के लिए हैंकी ही से बोला जाता है, कर वो हैंकी निकाल के यहाँ पे जुन्युए के चेहरे से खून साफ भी कर देती है। और मन के अंदर सोचता है कहीं ये प्यार की फीलिंग तो नहीं, लेकिन पीछे से हम लोग ये जुबान को देखते हैं जिसके अंदर से डिमोनिक की रिलीज हो रही थी और पता नहीं क्यों ये जुबान युवे को कोस रहा था। वहीं हम लोग टेंगो को देखते हैं जैसे यहाँ पे डिमोनिक की महसूस हो जाती है। वहीं पे जोमी जुन्युए से पूछती है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन ऐसे क्यों बदल गए, मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊंगी। दरअसल टेंगो ने यहाँ पे जुन्युए को बता दिया था कि ये जुबान के अंदर से डिमोनिक कोर की एनर्जी निकल रही है, उसके पास यहाँ पे डिमोनिक कोर है। जुन्युए आगे से पूछता है कि ये डिमोनिक कोर क्या चीज है, जिसपे टेंगो उसे बताता है कि डिमोनिक कोर दरअसल यहाँ पे थर्ड फेज डिमोनिक वुल्फ किंग का है, इसलिए यहाँ पे ये सभी वुल्फ उनके पीछे पड़े हुए थे क्योंकि यहाँ पे ये जुबान ने अपने पास डिमन वुल्फ किंग का डिमोनिक कोर छुपा लिया था। ये जुबान यहाँ पे जुन्युए से कहता है कि तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद हम आपसे मिलने के लिए आएंगे और आपको रीपे करेंगे जो आपने हमारी मदद की है। टेंगो जुन्युए को बताता है कि डिमोनिक कोर को एकदम झटके से निकाला गया है बॉडी के अंदर से, इसलिए अभी भी कोर के अंदर से बहुत ज्यादा मात्रा में डिमोनिक की फील हो रही है और ऊपर से इसके अंदर से भी यहाँ पे काफी ज्यादा डोमिनेटिंग ऑरा निकल रहा है जो कि यहाँ पे ह्यूमन रेस से बिलोंग बिल्कुल भी नहीं करता है। जुन्युए हम लोगों को बताता है कि डिमोनिक कोर पाने के लिए यहाँ पे ये जुबान की कल्टीवेशन कम से कम गोल्डन कोर रियलम पे होनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ फाउंडेशन पीक रियलम पे है। और भले ये जुबान यहाँ पे डिमोनिक वुल्फ किंग को मार दे, लेकिन गोल्डन कोर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, भले उसके कल्टीवेशन यहाँ पे नासेंट सोल कल्टीवेटर वाली ही क्यों ना हो, उसके पास डिमोनिक कोर नहीं होना चाहिए। इसके सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहले की ये जुबान यहाँ पे अपनी असली स्ट्रेंथ को छुपा रहा है, और दूसरी ये कि वो काफी ज्यादा लकी था, उसका लक यहाँ पे छप्पर फाड़ था तो फिर उसे यहाँ पे डिमोनिक कोर मिल गया। जुन्युए अभी के लिए यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी के ऊपर ही यकीन करता है, लेकिन वो अभी भी यही सोचता है कि उसे ये जुबान से सावधान रहना पड़ेगा। इसके बाद फोर्थ प्रिंस आगे से कहता है कि चलो चलते हैं यार, यहाँ पे बदबू बहुत ज्यादा आ रही है। लेकिन जुन्युए उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अभी भी यहाँ पे मुझसे प्रोटेक्ट होना चाहते हो क्या पूरे कॉन्टेस्ट के लिए। इसके बाद वो जुमी की तरफ देखता है तो जुमी आगे से मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो यहाँ पे खुद के भरोसे ही रहना चाहती है। इसके बाद वो अपने अलग रास्ते पे चली जाती है। जुन्युए भी उसे फोर्स नहीं करता है और ये लोग अपने अलग रास्ते पे चले जाते हैं। वह बाकी लोग ये जुबान से पूछते हैं कि वो लोग क्या करेंगे, जिसपे ये जुबान आगे से कहता है कि हम लोगों को यहाँ पे जुमी के साथ चलना चाहिए। फोर्थ प्रिंस आगे से यहाँ पे जुन्युए से पूछता है क्या वो लोग सच में यहाँ पे जुमी को ऐसे ही जाने देंगे, ये जुबान की गैंग उसके साथ जा रही है। जिसपे जुन्युए आगे से बताता है कि उसके पास यहाँ पे अलग प्लान है। इसके बाद जुन्युए
जिनमें यहाँ पे टेंगू से पूछता है कि उसके सेंस यहाँ पे कितनी दूर तक काम करते हैं। इस पे टेंगू आगे से बताता है कि इतनी दूर तक कि उन्हें पता नहीं चलेगा कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। दरअसल ये लोग यहाँ पे उनका पीछा करने वाले हैं, जिसके बाद हम लोग ज़ूमी को देखते हैं जो कि इन तीनों के साथ में थी और उसी टाइम पे इन लोगों के ऊपर कोई दूसरा ग्रुप अटैक कर देता है और इन्हें भी वही चाहिए था, पैसा, मैजिकल वेपन और औरतें। ये जुआन को पता चल जाता है कि ये जितने भी लोग हैं ये सभी यहाँ पे गोल्डन कोर रियलम पे हैं और जो बीच वाला बंदा है जिसके हाथों में कुछ तो है वो यहाँ पे गोल्डन कोर रियलम के 6th लेवल पे है। वो लोग इनके खिलाफ जीत नहीं सकते, इन्हें यहाँ से भागना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद ये अपने लोगों से कहता है जाओ और जाके लड़के को यहाँ पे लेके आओ, पहले मैं मजे करूंगा जिसके बाद तुम लोग कर लेना। इस पे ये अटैक करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये जुआन के ऊपर अटैक करते हैं और क्योंकि इनकी कल्टीवेशन ये जुआन और उसके साथियों से ज्यादा थी तो इनके लिए यहाँ पे ये जुआन और बाकी लोगों को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ये जुआन को गुस्सा आ जाता है तो वो आगे से अपने असली रंग दिखाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उनसे कहता है कि तुम्हें अब तो मरना पड़ेगा। और ये जुआन जैसे यहाँ पे अपने असली रंग दिखाता है तो वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि ये गोल्डन रियलम के कल्टीवेटर उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। इसके बाद वो यहाँ पे उनके लीडर की तरफ मुड़ के देखता है कहते हुए कि तेरी बारी है, तेरी तो पहले चमड़ी उधेरूंगा जिसके बाद सुई घुसाऊंगा। इसके बाद वही कहती कि मैं स्टार सेट का डिसाइपल हूं तो मुझे करोगे मेरा मालिक, ये वो कुत्ता है क्या जो तेरे लिए मालिक लड़ेगा। लेकिन ये जुआन का आगे से बस एक ही डायलॉग था कि स्टार सेट की MKC मुझसे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये लड़ाई यहाँ पे जस्ट और इवल फंक्शन के बीच में है। जितने भी यहाँ पे सेट है वो सभी नैन्स और डायनेस्टी के पीछे ही छुप जाएंगे जब फ्रंट लाइन के ऊपर हमला होगा। ये बस कावर है, कुछ भी नहीं, यानी कि कायर, कॉवर्ड यानी कि कायर। लेकिन तुम्हारे वजह से शुक्रिया कि तुमने इसे फोर्स कर दिया और उसने मुझे बॉडी दे दी, यानी कि ये जुआन की बॉडी के ऊपर ये जो अननोन एंटिटी है अब पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। इसके बाद वो उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है और उसके सीने के अंदर अपने क्लॉ घुसा देता है जिसे वो मारा जाता है। ये देख के तो ज़ूमी हैरानी हो जाती है। फिर ये जुआन के जितने भी साथी थे वो सभी उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। इस पे जो अननोन एंटिटी थी वो उन लोगों से कहती है कि तुम्हारा सीनियर ब्रदर, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा सीनियर ब्रदर कितना ज्यादा बुरा और कितना घिनौना था, उसके दिल के अंदर तुम लोग क्या हो तुम्हें पता है। उसने कभी तुम लोगों को अपना छोटा भाई माना ही नहीं, वो बस तुम लोगों को घिनौना और अनटैलेंटेड समझता था, बस 2 कौड़ी के लोग और कुछ भी नहीं। उसे अच्छे से पता था कि इन सभी चीजों का फायदा कैसे उठाया जाता है, बेसिकली सपोर्ट करके फायदा उठाना, इसलिए वो तुम लोगों के साथ हमेशा के लिए चिपका हुआ था और ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके बाद वो ज़ूमी से कहता है कि वो तुमसे जानते हो किस लिए चिपका हुआ था, उसे बस तुम्हारा शरीर चाहिए था और कुछ भी नहीं। इस पे ज़ूमी और बाकी लोग घबरा के पूछते हैं कि अब तुम्हें क्या चाहिए। इस पे अननोन एंटिटी ज़ूमी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं उस बच्चे की मदद करूंगा उसकी इच्छा को पूरी करने में। जिसके बाद वो ज़ूमी के ऊपर हमला करता है तो इसे यहाँ पे जुनिवे की याद आती है, काहे मना किया था भाई, तब तो कह दिया था कि मैं अपने भरोसे चलूंगी, अब क्या हुआ। तो जैसा कि जुनिवे ने प्लान किया था वो इनका पीछा कर ही रहा था और वो एंड मौके पे यहाँ पे बाहर निकलता है। प्लॉट है भाई, प्लॉट है। और युआन निकलते हैं यहाँ पे उनके ऊपर हमला कर देता है। उस अननोन एंटिटी ने भी नहीं सोचा था कि ये लोग इतनी जल्दी उसे पकड़ लेंगे। उसे पता था कि ये लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। और इसके पास अभी तक इसकी फुल स्ट्रेंथ नहीं आई थी, इसलिए वो यहाँ पे इतने समय युआनबा और जुनिवे के साथ अकेले फाइट नहीं कर सकता है। युआनबा उसी टाइम पे उसके ऊपर अपनी गदा से अटैक करता है तो वो जल्दी से साइड में हट के उसके गदा को डॉज करता है और वो जहाँ पे टकराती है तो वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। वहाँ पे अननोन एंटिटी अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे यहाँ पे युआनबा की स्ट्रेंथ के बारे में पता था, लेकिन वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसने ये सोचा ही नहीं था। इसके बाद वो युआनबा से भागते हुए कहता है कि तुम कौन हो, जितनी तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है तुम पक्का किसी एशियन ब्लड लाइन से ही बिलोंग करते होगे। इस पे युआनबा उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैं कोई ऐसा हूँ जो कि बस तुम्हें मारना चाहता है, वो कहीं से भी बिलोंग नहीं करता है। वहाँ पे जुनिवे टेंगू से पूछता है कि इसके ऑरा के साथ क्या गड़बड़ है जो ये इतना ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है। इस पे टेंगू आगे से बताता है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई डिमोनिक सोल छुपी हुई है, वो पक्का या तो कोई डिमोनिक कल्टीवेटर की सोल होगी या तो वो डिमोनिक रेस से होगा जो कि करंटली यहाँ पे इस जुआन की बॉडी के ऊपर कब्जा करे हुई है और उसके ऊपर हावी है। जुनिवे यहाँ पे टेंगू से पूछता है कि डिमोनिक कल्टीवेटर और डिमोनिक रेस के बीच में क्या अंतर होता है। इस पे टेंगू जुनिवे को बताती है कि जो डिमोनिक रेस है वो ह्यूमन रेस के साथ ही इस दुनिया के अंदर आई थी, यानी कि दोनों एक साथ एग्जिस्ट हुए थे। लेकिन जो डिमोनिक रेस की पावर्स होती हैं वो जल्दी जल्दी रहती हैं, यानी कि कल्टीवेशन जल्दी स्पीड अप होती है। इसलिए इंसानों ने यहाँ पे उनकी कल्टीवेशन टेक्निक्स को मिमिक करने के बारे में सोचा, बेसिकली कॉपी। और डिमोनिक कल्टीवेटर्स उन्हें कहा जाता है जो कि डिमोनिक पाथ को फॉलो करते हैं, बेसिकली डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक्स को कॉपी करने लगते हैं। डिमोनिक कल्टीवेटर्स होते हैं जो कि डिमोनिक रेस की कल्टीवेशन को कॉपी करते हैं। उनकी स्पीड एक नॉर्मल कल्टीवेटर से कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन ये रिस्क के साथ में आती है क्योंकि अगर ये ज्यादा तेज होगा तो उनकी बॉडी यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट के साथ मैच नहीं कर पाती है। बेसिकली पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनका दिमाग खो जाता है, पगला जाते हैं वो। इसके बाद वो सिर्फ एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं जिन्हें सिर्फ मारना आता है और कुछ भी नहीं। इसलिए टेंगो को यही लगता है कि ये जुआन यहाँ पे पक्का डिमोनिक पाथ के ऊपर चलने लगा होगा, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि कब डिमोनिक सोल ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और वो डिमोनिक पाथ के अंदर फंस गया। इस पे जुनिवे को अब सब कुछ समझ में आ जाता है। वहीं पे हम लोग युआनबा को देखते हैं जिसको गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो यहाँ पे खेला खिली नहीं खेलने के आया था, डायरेक्ट उसे फाइट करनी थी। इसके बाद युआनबा यहाँ पे अपनी रियल बॉडी को अवेकन करने वाला था और युआनबा की रियल बॉडी का नाम था गोल्डन होआक्स ट्रू बॉडी। होआक्स शायद से एक पंछी है। वहीं पे उस अननोन एंटिटी को जैसे ही यहाँ पे पता चलता है कि युआनबा अपनी पावर को रिलीज करने वाला है तो उसे समझ में आ जाता है अगर वो भागेगा नहीं तो पक्का यहाँ पे मारा ही जाएगा। इसलिए वो जल्दी से स्पेस के जरिए यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन युआनबा अपनी रियल बॉडी को एक्सपोज करके उसके पीछे
पीछे जाने ही वाला था, लेकिन उसी टाइम पे जुनिवे उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि नीचे आ जाओ। और वो हमें बताता है कि वो भी यहाँ पे युवानवा की असली बॉडी को देखना चाहता है, लेकिन अगर वो यहाँ पे अपनी बॉडी को एक्सपोज कर सकता है तो फिर गॉड सॉर्ड सेक्ट का लीडर उसके ऊपर दोबारा यहाँ पे शक कर सकता है और उसकी जो यहाँ पे कंपटीशन वाली ट्रिप है वो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगी, इसलिए वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। अब उसी टाइम पे सिस्टम यहाँ पे जुआन युवे को एक और साइड क्वेस्ट दे देता है और उसे बताता है कि ये जुआन की बॉडी के अंदर जो डीमन है जिन युवे को उसे मारना है, जिसको मारने के बदले में जिन युवे को यहाँ पे 5 लेवल अप मिलेंगे। इसलिए अगर वो फर्स्ट लेयर पे है तो वो डायरेक्ट 5th लेयर पे चला जाएगा। साथ ही में उसे एक गॉड समन करने का मौका मिलेगा और साथ ही में उसे 2 रैंडम ड्रॉस मिलेंगे। और सिस्टम जिन्युवे को बताता है कि डीमन उसे काफी ज्यादा नफरत करता है। अगर उसका पल्ला दोबारा कभी जिन्युवे के साथ भिड़ता है तो वो पक्का जिन्युवे को मारने की कोशिश करेगा। युआनवा जिन्युवे से पूछता है कि उसने उसे मना क्यों किया उसके पीछे जाने से, जिस पे जिन्युवे युआनवा को बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसकी मुलाकात यहाँ पे ये जुआन के साथ दोबारा होगी। इसके बाद जुआनवे यहाँ पे सुमी के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने बोला था कि तुम मुझे फॉलो करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने ये भी कहा था कि तुम यहाँ पे खुद के भरोसे रहोगी। देखा नहीं, अभी तुमने बस अपनी जान गवाही दी थी। और वो जुमी के चेहरे से खून साफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जुमी उसे हैंकी ले लेती है, ये कहते हुए कि खुद कर लूंगी, मेरे पास हाथ है। वो प्यार से बोलती है, लेकिन यू नो दैट आई एम जेलस, क्योंकि मेरे पास जीएफ नहीं है और अच्छा ही है कि नहीं है, क्योंकि तो मैंने अपने करीबी दोस्त को देखा है कि वो पगला चुका है लड़की के चक्कर में। तो तुम्हें पता है कि मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? दिहाड़ी मजदूर साला, उसकी भी गर्लफ्रेंड है। लेकिन कैसे हजम नहीं हो रही है वाली बात। भाई वो बंदा हाई स्कूल में कहता था कि लड़कियां बीमारी हैं और उसने 2 साल किसी लड़की से बात तक नहीं की। मैं उसके बगल में बैठा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मर्द का जीवन कठिन होता है मित्र, यही कह के खुद को दिलासा दे रहा हूँ। खैर जुनवे यहाँ पे जुमी से कहता है कि अब से तुम मुझे फॉलो करोगी। इसके लिए जुमी मान जाती है, क्योंकि मरने का शौक किसी को नहीं है। इसके बाद वो बाकी लोगों से कहता है कि चलो किसी दूसरी जगह पे चलते हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक चीजें हो रखी हैं। अब उसी टाइम पे हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो भी जिंदा था। वो कहता है कि बचा लो मुझे। जुनवे के चेहरे पे मुस्कान देखो, वो आगे से कहता है अरे फ्री किल। इसके बाद उसका भेजा उड़ा देता है रेतीली पंछी के साथ में, ये कहते हुए सायोनारा। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और ये जुबान के साथ जो 2 बचे हुए 2 साथी थे, ये अपने पास से स्लिप निकालते हैं और उसे तोड़ देते हैं, ये कहते हुए कि आने वाले 10 साल तक ये लोग सिर्फ कल्टीवेट ही करेंगे और कुछ नहीं। इसके बाद हम लोग यूसो को देखते हैं जो कि बाहर ही बैठा हुआ था और उसके पास एक यंत्र था, यानी कि डिवाइस, जिसके अंदर से शायद से पोर्टल वोटल का कुछ था, क्योंकि जो डिमोनिक स्पिरिट ये जुआन की बॉडी के अंदर थी वो अपनी स्पेशल मैजिक की मदद से इसी से ही बाहर निकलता है। और तभी उसकी मुलाकात यहाँ पे यूसो से हो जाती है, जो कि उसकी नजर डिमोनिक कल्टिवेटर के ऊपर पड़ जाती है। इसलिए यूसो को यही लगता है कि इसी डिमोनिक कल्टिवेटर का हाथ यहाँ पे उसके सेक्टर ब्रांच के डिस्ट्रक्शन के पीछे हो सकता है। जिसके बाद वो उसके पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करके वहां से भाग जाता है। जिसपे यूसो को समझ में आ जाता है कि अगर कोई डिमन यहाँ पे रियलम से ऊपर हो तो ही वो यहाँ पे स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। भाई को ऐसा इल्जाम में फंसाया जाएगा जो उसने किया भी नहीं है। इसके बाद यूसो ये बताने के लिए यहाँ से जाने लगता है कि उनके डायनेस्टी के अंदर एक डिमन कल्टीवेटर है। जिसके बाद हम लोग यूसो को देखते हैं जो कि सभी लोगों को यहाँ पे इनर वर्ल्ड के बारे में बता रहा था, सॉरी दिखा रहा था, जहाँ पे सभी लोग इतने समय एंटर हुए हैं। सभी लोगों को ये लग रहा था कि जुनिवे चीटिंग ही कर रहा है और उसी टाइम पे यहाँ पे कॉम्पिटिशन का टाइम खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पे टेलीपोर्टेशन को दोबारा शुरू कर दिया जाता है। तो सभी लोग बाहर निकलते हैं। कुछ को थी फटी पड़ी थी, वो यही कह रहे थे कि जिंदा बच गया, इतना ही काफी है। वहीं पे हम लोग ये जुआन की टीम को देखते हैं तो ये बड़े आराम से आ जाते हैं। जिसके बाद ये जितने भी पार्टिसिपेंट बचे थे उन सभी से कहता है कि रजिस्टर कर लो और तुम्हें जिसके बाद इंपीरियल कैपिटल के अंदर लेके जाया जाएगा और तुम अपने साथ कुछ सर्वेंट भी लेके जाते हो। जिन्हें यही सोचता है कि उसे कुछ सर्वेंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो पहले रजिस्टर करता है और बाद में सोचेगा कि किसको लेके जाना है, सभी से डिस्कस करने के बाद में। तो जैसे कि सिस्टम ने बताया था कि वो जैसे ही कॉम्पिटिशन से बाहर निकलेगा उसे वहाँ पे उसके एक्सपीरियंस पॉइंट दे दिए जाएंगे, जो कि 90,000 के आसपास थे, इसलिए जिन्होंने तुरंत ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। अब इसके बाद हम लोग कुछ सेक्ट मास्टर्स को देखते हैं और जैसा कि यहाँ पे जुमी ने बताया था कि जैंगलुन जो कि चिंपैंजी सॉरी एप में बदल चुका था और वह जिसने जुमे के ऊपर अटैक किया था, उन सभी के सेक्ट लीडर यहाँ पे यूसो से पूछ रहे थे कि उन्हें किसने मारा है, क्या कोई बता सकता है। इस पे यूसो को यही लगता है कि उन्हें मारने वाला वो डिमोनिक कल्टीवेटर ही था जो कि ये जुआन की बॉडी के अंदर है, इसीलिए वो उनसे यही बात कहता है। पर हमें पता है कि बेचारा खुद अपनी जान बचा के भाग रहा था। इसके बाद हम लोग जिन्युवे को यहाँ पे वेगा के साथ में देखते हैं और वेगा भी जिन्युवे को यही बताता है कि यहाँ पे ये जुआन की सोल डिमोनिक सोल के साथ अब तक तो मर्ज हो चुकी होगी और अगर वो स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है तो वो पक्का डीमन हेवनली रियलम से ऊपर का ही होगा और वो पक्का जिन्युवे के ऊपर बदला लेने के लिए आएगा है, क्योंकि ये जुबान भी जिन्युवे से नफरत ही करता था। और जब भी एक डिमोनिक सोल किसी बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लेती है तो उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है एकदम तेजी के साथ में। तो जिन्युवे को सावधान रहना पड़ेगा। जिन्युवे को समझ में आ जाता है कि उसे अब इतने समय यहाँ पे 24 आवर्स प्रोटेक्शन चाहिए। इसके बाद वो वेगा से शुक्रिया कहता है इन्फॉर्मेशन के लिए और वहां से जाने लगता है ताकि वो व्हाइट एंड ब्लैक रिपर से ये जुआन की बॉडी को इन्वेस्टिगेट करने के बारे में कह सके। ये जुआन जैसे ही बाहर निकलता है तभी वहाँ पे ताइसी भी आ जाता है
है जो कि जुन्नवे को वो मटेरियल देता है जो उसने मांगे थे। दरअसल जुन्नवे यहाँ पे दोबारा अब इंडस्ट्रेबल होली बॉडी को कल्टीवेट करने वाला था सेकंड लेवल के लिए, इसलिए उसे ये मटेरियल्स की जरूरत थी। जिसके बाद हम जुन्नवे को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं जो कि सेकंड लेवल के लिए यहाँ पे पॉइजन वाले पानी के अंदर बैठा हुआ था ताकि वहाँ पे स्टील बॉडी को कल्टीवेट कर सके, लेकिन इसमें ही बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। उसी टाइम पे वहाँ पे डाजी आती है जो कि और भी ज्यादा जहर लेके आती है और वो पानी में मिला देती है, कहती है ये झेलो तुम। वो जुन्नवे से पूछती भी है कि सहना चाहोगे गुरु, तो जुन्नवे आगे से कहता है सहना तो पड़ेगा। जिसके बाद जैसे ही डाजी यहाँ पे और ज्यादा पॉइजन को मिलाती है तो जुन्नवे की बॉडी रिएक्ट करने लगती है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। बेसिकली एक तरीके से खौलते पानी में नहाना ही था। इसके बाद डाजी यहाँ पे जुन्नवे को उसकी रैंकिंग के बारे में भी बताती है, लेकिन वो कुछ ज्यादा खास नहीं थी क्योंकि वैसे भी यहाँ पे और भी कई सारे सेक्ट हैं जो कि उससे ज्यादा पावरफुल है, तो उसकी रैंकिंग इतना नीचे होना काफी थी, 600 के आसपास थी। इसके बाद अगला सीन अगली सुबह का होता है। हम लोग जुन्नवे को देखते हैं जिसने यहाँ पे इनविंसिबल होली बॉडी के सेकंड लेवल को जो कि स्टील बोन था उसे कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद वो अपने स्टैट्स देखता है तो वो भी पहले से और भी ज्यादा बेहतर हो चुके हैं और उसकी कल्टीवेशन भी बढ़ चुकी थी। अब वो गोल्डन कोरियलम की 8 लेवल पे पहुंच चुका था। इसके बाद 9 है जुन्नवे के पास आती है उसे लंच के लिए बुलाने के लिए, जिसके बाद वो सभी लोग बैठ के खाना खाते हैं और वो ताइसी से भी ये कहता है कि बैठ के खा लो यार, कितना दारू पिलाओगे, लेकिन ताइसी उसे कहता है कि ये हमारा फर्ज है। तो जुन्नवे उससे कहता है कि मैं ये चीज भूलूंगा नहीं। उसी टाइम पे व्हाइट एंड ब्लैक री पर टेलीपैथी के जरिए जुन्नवे से कहते हैं कि हमसे जंगल में आके मिलो। तो फिर जुन्नवे इन सभी लोगों से कहता है कि उसे कुछ काम है, वो यहाँ से जा रहा है। जिसके बाद जब वो जंगल जा रहा था तो फिर कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। दरअसल ये उसे असैसिनेट करने के लिए आए थे। हालांकि जब वो जुन्नवे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जुन्नवे काफी इजीली उन्हें हैंडल कर लेता है। तभी एक तीसरा बंदा आके अटैक करने की कोशिश करता है तो जुन्नवे उसके ऊपर भी एक पंच मारता है और उसे भी यहाँ पे पीछे फेंक देता है, लेकिन वो इतने जल्दी हार नहीं मानता। जिसके बाद वो दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि उसी टाइम पे ब्लैक रिपर उसके पीछे से निकलता है और उसके सीने के अंदर अपना हाथ घुसा देता है। जुन्नवे ये देख के अपने मन के अंदर यही सोचता है कि अच्छा हुआ कि ये मेरी साइड पे है, नहीं तो मेरे भी ऐसे तरीके से लगते। और जब वो साइड में देखता है तो व्हाइट रिपर ने बच्चे कुछ को भी ठिकाने लगा दिया था। जुन्नवे उनसे पूछता है कि मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया, तो वो लोग उसे बताते हैं कि आपने जिस डिमोनिक कल्टीवेटर के बारे में कहा था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, हमने उसे ढूंढ लिया है और वो पहले ही यहाँ पे लाओयान सिटी छोड़ के जा चुका है। उसी टाइम पे ब्लैक रिपर को पता चलता है कि एक पावरफुल मास्टर उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है, तो वो जुन्नवे से कहता है कि हम लोग हेल चल रहे हैं। जिसके बाद वो जुन्नवे को लेके हेल के अंदर चले जाते हैं। खैर इस मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, ये बस आगे से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बस इतना ही। जिसके बाद अगला सीन हेल का होता है जहाँ पे जुन्नवे चांद को देख के हैरान हो चुका था। वो आगे से कहता है कि नर्क के अंदर भी चांद होता है क्या, जिसपे वो लोग उसे कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल है, हमने बनाया है चाइना के तरीके। वो फिर जुन्नवे यहाँ पे कुछ बदनसीब लोगों को देखते हैं जो रोए ही जा रहे थे कि मैं बहुत मिजरेबल तरीके से मारा, तो साले रिकार्नेट हो जाना, दोबारा मर जा। उसी टाइम पे जुन्नवे के पास नोटिफिकेशन आता है जो कि उसे बताता है कि उसने पहली बार हेल को यहाँ पे एंटर किया है, इसलिए उसे यहाँ पे गॉड समन करने का एक मौका दिया जाएगा। इस पे जुन्नवे अपने मन के अंदर वो यही सोचता है कि वो कैपिटल के अंदर जाके यहाँ पे इस गॉड को समन करेगा, लेकिन सिस्टम उसे मना कर देता है, ये कहते हुए अगर तुम वहाँ पे जाके इसे समन करोगे तो फिर इंपीरियल कैपिटल शायद से यहाँ पे समन हुए गॉड को ब्लॉक कर सकता है। इसलिए सिस्टम यही सजेस्ट करता है कि उसे यहीं पे ही समन कर लो। तो जुन्नवे उसे यहाँ पे समन भी कर लेता है। जिसके बाद वही हु इज द पोकेमॉन, जिसके बाद ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जिन्हें यहाँ पे आना था। वह पे जुन्नवे की नजर जैसे एक लड़की के ऊपर पड़ती है तो वो मन के अंदर सोचता है कि साला हेल के अंदर भी इतनी खूबसूरत लड़की है। इसके बाद हमें उस लड़की से मिलवाया जाता है जिसका नाम यूकिन था, जो कि यहाँ पे दोनों रिपर्स को ग्रीट करती है और ब्लैक रिपर यहाँ पे जुन्नवे को बताती है कि ये उस डिमोनिक कल्टीवेटर की डॉटर है। ये दोबारा रिकार्नेट नहीं हो पा रही है मरने के बाद में, इसीलिए तब से ये हमारे साथ ही घोस्ट की तरह यहाँ पे काम कर रही है और इसकी यहाँ पे काफी अच्छी रेपुटेशन भी है। वह पे ब्लैक रिपर यूनकिंग से कहता है कि तुम मैंने यहाँ पे अपने फादर के बारे में बताओ। इस पे यूनकिंग आगे से बताती है कि उसके फादर पहले तो एक जस्टिस फंक्शन के कल्टीवेटर हुआ करते थे, लेकिन जब से वो किसी के हाथों हारे गए तब से वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गए और उन्होंने यहाँ पे डिमोनिक आर्ट्स को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, जिसके चलते वो अपना दिमाग खो बैठे और उन्होंने उसकी मदर और उसे खत्म कर दिया। इसके बाद उसने अपना नाम यहाँ पे यूनचंग के अंदर बदल दिया और डिमोनिक पाथ को फॉलो करने लगा और वो हानजियांग डायनेस्टी से आया हुआ है। उसने डिमोनिक कल्टीवेशन तब से शुरू की जब से वो यहाँ पे हानजियांग डायनेस्टी के टॉप मास्टर युनजेन टियान से हारा था। यूनकिंग यही कहती है कि जब से वो रिकार्नेट नहीं हो पाई है तब से वो अपने बाप के हर एक कदम के ऊपर नजर रखे हुए है, ताकि उसे जैसे ही यहाँ पे बदला लेने का मौका मिले तो वो बदला ले सके। हमें इस डिमोनिक कल्टीवेटर का नाम बदल चुका है तो हम उसे यूनचेंग ही बुलाएंगे। यूनकिंग आगे से बताती है कि उसके फादर ने यहाँ पे बदला लेने के लिए युवान चेंटेन के खिलाफ लड़ाई भी की थी, लेकिन वो दोनों ही लड़ते लड़ते मारे गए। उसकी बॉडी और सोल तो डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन उसके सोल का जो छोटा सा कण था वो बच के भाग गया और उसने यहाँ पे येजुआन की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया। जिन्होंने यहाँ पे यूनकिंग से कहता है कि युनचेंगमो मेरे खिलाफ भी खड़ा हुआ है, शायद से वो मेरे पीछे आएगा, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। जिस पे यूनकिंग अपने पास एक तलिस्मान निकालती है और जिन्नवे को देते हुए कहती है कि जब भी तुम्हारी मुलाकात उससे हो तो इसे फाड़ देना, मैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग के अंदर आ जाऊंगी तुम्हारी मदद करने के लिए। यूनकिंग यहाँ पे जिन्नवे से कहती है कि अगर वो यहाँ पे उसका बदला लेने में उसकी मदद करता है तो वो उसे रीपे भी करेगी। जिन्नवे आगे से कहती है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और वो यूनकिंग से ये भी पूछता है कि तुम मुझे बता सकती हो कि वो कैसे फाइट करता है और कैसे कैसे निशान छोड़ के जाता है जब वो बाहर आएगा। जिसपे यूनकिंग यहाँ पे आधे घंटे तक उसे सब कुछ बता देती है और जिन्नवे
जिन्नू से शुक्रिया कह के वहाँ से बाहर निकल आता है। जिसके बाद जिन्नू इन सभी लोगों के पास आता है और उन्हें बताता है कि वो यहाँ पे इंपीरियल कैपिटल जा रहा है और वो अपने साथ कुछ ही सर्वेंट्स को लेके जा सकता है। इसलिए नैना यहाँ पे जुन्नू से कहती है कि वो भी उसके साथ आएगी। युवान भी यहाँ पे जुन्नू के साथ आना चाहता था और वेगा भी आगे से यही कहता है कि अगर एक आदमी और जाएगा तो ये और ज्यादा सेफ रहेगा, लेकिन जन्नू उन्हें मना कर देता है, ये कहते हुए कि किसी और को अपने साथ लेके जा रहा है, वो लोग यहीं पे इंतजार कर सकते हैं। इस पे वो लोग हैरान हो जाते हैं कि जिन्नू किसी अपने साथ लेके जा रहा है। तो फिर सिस्टम जिन्नू को बताता है कि उसका नया सामान रेडी हो चुका है जिसका नाम साय वो जिंग है। इसकी रेस गॉड है और वो वहाँ पे हेवनली रियलम के 9th लेवल पे है। जिन्नू हम लोगों को बताता है कि ये एक टाइम पे ग्रेट जनरल हुआ करता था सा वो जिंग। तो फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सा वो जिंग आ भी जाता है। हालांकि युवान उसे नहीं पहचानता है तो वो उससे पूछता है कि यहाँ पे क्या करने के लिए आए हुए हो, लेकिन सा वो जिंग जल्दी से यहाँ पे जियान के सामने झुकता है और उसे रिस्पेक्ट देता है। इस पे सभी लोगों को पता चल जाता है कि सा वो जिंग यहाँ पे जिन्नू का नया सर्वेंट है। युवान आगे से पूछता है लेकिन सा वो जिंग यहाँ पे रेफ्यूजी लेने के लिए क्यों आया हुआ है, जिसपे वही सिस्टम का मैनिपुलेशन जो कि यहाँ पे सा बताता है कि जब वो यहाँ पे लियोसा रिवर के अंदर ट्रेनिंग कर रहा था तब जिन्नू के मदर के एंसेस्टर ने उसकी मदद की थी, तो वो यहाँ पे एहसान चुकाने के लिए आया हुआ है। इसके बाद जिन्नू उन लोगों को बताता है कि जो भी लोग यहाँ पे उसके साथ चलने वाले हैं वो 4 लोग होंगे, जिनमें से सा वो जिंग उनमें से एक होगा। और जिन्नू के साथ यहाँ पे डाजी, ली बाई और सा वो जिंग चलने वाले थे। और जियान नानाई से कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जा सकता, तुम्हारी आइडेंटिटी काफी ज्यादा सेंसिटिव है और ये बवाल मचा सकती है, तो तुम यहीं पे ही बैठ के इंतजार करोगी। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जिन्नू टोटल अपने साथ यहाँ पे सा वो जिंग को लेके जा रहा है, व्हाइट वेगा को लेके जा रहा है, ली युआनबा को भी लेके जा रहा है, टेंगो को भी लेके जा रहा है और डाजी को भी और लीवाई को भी। और साथ ही में अगर कुछ कम पड़े तो वो यहाँ पे ब्लैक एंड डेथ रीपर को भी लेके जा रहा है। इसके बाद वो लोग यहाँ पे सेकंड गेट के पास पहुंच जाते हैं, जिससे टेलीपोर्ट होकर ये लोग सीधा इंपीरियल कैपिटल ही पहुंच जाएंगे। पता नहीं शायद से अगला कॉम्पिटिशन यहाँ पे इंपीरियल कैपिटल के अंदर होगा। उसे उन लोगों से कहता है कि देखो भाई, अगर कैपिटल के अंदर तुम एलिमिनेट भी हो जाते हो तो भी तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद उन लोग वापस आ सकते हो। इसके बाद लोग अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करते हैं और कैपिटल के अंदर आ जाते हैं। किसी भी यहाँ पे बाहर निकलता है और सभी लोगों से कहता है कि चलो भाई सब लोग साथ में आगे बढ़ते हैं। मैं फिर जुआनी वे सावोजिंग से कहता है कि जरा कैपिटल को सर्च करके चेक करो कि कोई तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर तो नहीं है। इस पे सावोजिंग आगे से बताता है कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्गर नहीं है उससे ज्यादा, सिर्फ 2 ही कल्टिवेटर्स हैं जो कि हेवनली रियलम पे हैं और वे सिर्फ सेकंड लेवल पे हैं। वो बाकी भी कुछ हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा 3rd स्टेज पे हैं और कोई भी उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस पे जिन्नू यहाँ पे पूरी तरीके से एकदम फिट होके आया था। अब वो यहाँ पे लड़ भी सकता है, अगर जरूरत पड़े तो वो भाग भी सकता है वेगा की मदद से, क्योंकि शॉर्ट ब्रांच वाला जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसकी वजह से यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी भी एक्सपोज हो सकती है, लेकिन उससे चिंता की बात नहीं, वो पूरी प्लानिंग के साथ में आया है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ही खत्म होता है और ये शायद से 4th एपिसोड है ये, और मैं सीरीज को कंटिन्यू करने वाला हूँ। व्यूज ठीक ठाक आ रहे हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है। बट मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि अब मैं यहाँ पे ज्यादातर एग्रेसिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जैसे कि यहाँ पे मान गया, किल्ड हो गया और भी इसी तरीके के वर्ड्स, क्योंकि ये येलो ड्रैगन ट्रिगर कर देता है और अब से सेक्सुअल कंटेंट नहीं मिलेगा लेकिन इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं घंटों वीडियो बनाता हूँ और यूट्यूब मुझे एक पल में उस पर हुआ दिखता है। एंड यू नो दैट मैं ये सब कुछ झेल नहीं सकता। और अगर तुम्हें येलो डॉलर के बारे में नहीं पता है तो इतना समझ लो, येलो डॉलर का मतलब होता है कि तुम्हारी जो कमाई है वीडियो की वो नहीं होगी, एड्स नहीं दिखाई देंगे, या फिर एड्स तुम्हें दिखाई देंगे लेकिन मुझे उसके पैसे नहीं मिलेंगे, यानी वीडियो की दोनों उंगलियां घी में। खैर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, सायोनारा।